गुड मॉर्निंग सब ऑनलाइन। हाँ, वो तो संस्थान तय करती है ना कौन टीचर क्या पढ़ाएगा। हम लोग साधारण शिक्षक हैं, नौकरी करने वाले। वो संस्थान तय करती है क्या करना है कैसे। चलिए, तो शुरुआत करें। अब क्या है कि जब से ऐसे लागू हो गई है मेंस में, पहले बिहार को जानना था सिर्फ प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ सेक्शन थे, सेलेक्टिव 4 टॉपिक थे जो कि आपको मेंस में बिहार से रिलेटेड जो है कुछ थोड़ी बहुत हिस्ट्री वगैरह सब जानने थे। अब क्या है कि अब सेक्शन आपका खुल गया है और उसमें है कि 400 शब्द के अलावा 100 शब्द में भी बिहार के बारे में पूछा जा सकता है मेंस में। उसके अलावा ऐसे में भी पूछा जा सकता है, जैसे कि मैं बिहारी हूँ, उस पर मैंने एक ऐसे लिखने का भी प्रयास किया था, एक फॉर्मेट भी बनाया था मैंने। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब बिहार को अगर आप यहाँ जानेंगे, शुरुआत करेंगे बिहार को जानने का, तो इसका फायदा आपको इंटरव्यू तक मिलेगा। मेंस में है ही और इंटरव्यू में है ही। भले ही यहाँ पे चीजें फैक्चुअल चीजें होंगी, लेकिन क्लास में जब लेक्चर होती है तो उन चीजों को भी, बातों को भी आप जान जाते हैं जिसके बारे में अभी तक बिहार के बारे में नहीं जानते हम लोग। ठीक है, सबके साथ ऐसा होता है। मैं भी नहीं जानता था, मेरा इंटरेस्ट था तो मैंने पढ़ा बाद में और फिर जाकर के पढ़ाना शुरू किया। तो बिहार कि इसको पहले तो हम लोग जीके कहते थे, लेकिन मुझे लगता है ये जीके से ज्यादा हो गया, अब जनरल नॉलेज से ज्यादा हो गया, ये एक तरह से जनरल स्टडीज हो गई। राइट, तो इसमें बिहार स्पेशल भी कई लोग कहते हैं, बिहार विशेष। तो बिहार तो अपने आप में स्पेशल है ही। क्या जी, बिहारी भी स्पेशल है और बिहार भी स्पेशल है। ठीक है, बिहार के लोग। अभी जो एक निबंध आया था आपको याद होगा, मैं बिहारी हूँ। ठीक है, तो उस पे उस निबंध की जो शुरुआत करनी थी, उस पे मैंने अपने क्या कहते हैं उसको, हाँ, अपनी शायरी से और अपनी कुछ लाइनों से, और उसके बाद जाकर के उसका जो समापन था वो मैंने खुद लिखा था, एक शेर लिखा था कि हजारों मुसीबतें झेल कर वह हर हाल में मुस्कुराना जानता है, वो बिहारी है साहब, वो कहाँ हार मानता है। तो वो लास्ट था, वो तो आप लोगों को अभी से चीजें ना डालनी पड़ेगी। मतलब आपका स्टार्ट और आपका जो अंतिम वाला जो लाइन होगा वो इतना इफेक्टिव होना चाहिए कि आपको मार्क्स देने पे मजबूर हो जाए। बाकी तो लिखने को तो सब लोग बहुत कुछ लिख देंगे, इतिहास भूगोल सब कुछ। गालिब के शेर लिखिए क्या। बिहार जनरल स्टडीज, बिहार सामान्य अध्ययन। हालांकि लोग इसको बिहार जीके ही कहते हैं अभी भी, लेकिन अब थोड़ा डिटेल में पूछा जा रहा है, सामान्य अध्ययन। क्या क्या चीजें हमें जानना चाहिए इसमें, देखिए। सिलेबस शुरू से ही क्लियर रहना चाहिए कि क्या क्या हमें पढ़ना है लास्ट तक, शुरू से लास्ट तक हमें। ये देखो हैंग हो रहा है। हैंग हो रहा है। फर्स्ट तो होगा आपका जनरल इंट्रोडक्शन। सामान्य परिचय, इसमें बिहार की कुछ जनरल बातें जानेंगे।
जैसे स्टेट सॉन्ग क्या है, उसके बाद स्टेट बर्ड कौन सी है, स्टेट फ्लावर कौन सी है, साइज क्या है, शेप क्या है, ये सब चीजें एक जो सामान्य चीजें होती है जिसके बारे में एक दो लाइन में एक दो क्वेश्चन आते ही आते हैं हर बार। ठीक है, तो एक जानेंगे बिहार का जनरल इंट्रोडक्शन, सामान्य परिचय। उसके बाद जाकर के जानेंगे हम लोग फर्स्ट इन बिहार। बिहार कई मामलों में फर्स्ट रहा है, इंडिया में भी, वर्ल्ड में भी, और कुछ मामलों में बिहार में कौन कौन सी चीजें पहली ऐसी हुई है उसको कहेंगे फर्स्ट इन बिहार, यानी बिहार में प्रथम। इसको हम लोग सेकेंड, फर्स्ट इन बिहार। अभी कौन सा लिच्छवी वाला पूछा था, बिहार में प्रथम गणराज्य वाला? हाँ, अच्छा, फर्स्ट गवर्नर। हाँ, तो इसमें सारी चीजें कर लेंगे हम लोग एक एक करके। फर्स्ट इन बिहार। उसके बाद जाकर के बिहार का वर्तमान स्वरूप, ठीक है, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ बिहार। प्रेजेंट फॉर्म ऑफ बिहार यानी बिहार का वर्तमान स्वरूप। यानी आज का जो बिहार का नक्शा देखते हैं, वो नक्शा कई बार हिस्ट्री में जब आप जाते हैं तो देखते हैं कि बड़ा से छोटा, छोटा से बड़ा होता रहा है। ठीक है, यानी कि जब महाजन पद काल थी उस टाइम से लेकर के महाजन पद में आप देखेंगे तो जो 16 महाजन पद थे, ठीक है, उसमें से 2 महाजन पद जो थे वो स्पष्ट रूप से आज के बिहार में थे। एक मगध और दूसरा नहीं, अंग, राइट। और उसके बाद जाकर के हम लोग जो कुछ गणराज्य थे उनको मिला करके भी हम लोग उसको महाजन पद ही कंसीडर करते थे। अंगुत्तर निकाय में जो 16 महाजन पद है उसमें से वज्जी संघ की भी चर्चा है। वज्जी संघ हालांकि वो अलग अलग रिपब्लिक्स थे, लेकिन उनको भी मिला करके, और वो आज के यूपी, बिहार और नेपाल के एरिया में थे। और उसके जो वैशाली वाला जो क्षेत्र था, उसी ग्रुप में से जो वैशाली गणराज्य था वो भी बिहार में था। तो इस तरह से 3 महाजन पद का एरिया बिहार में था। तो वहां से जब बिहार की शुरू होती है, या उससे पहले भी अगर जाएंगे तो उससे पहले जैसे ऋग्वेद में चर्चा होती है, ऋग्वेद में गंडक नदी की चर्चा की गई है। आज की जो गंडक नदी है जो बिहार में बहती है, आपको पता होगा, पश्चिमी चंपारण में, तो गंडक नदी की भी चर्चा है, गंडक नदी के उस पार की भी चर्चा है, और उस पार के लोगों की भी चर्चा है। ठीक है, तो वहां से लेकर के आज का जो बिहार का मैप देखते हैं तो उसने कई हजार साल का सफर तय किया है। और आज का जो बिहार है, जो प्रेजेंट फॉर्म है, उसके पीछे जो बैकग्राउंड है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसको जानना जरूरी है कि कब कब क्या हुआ, कब बिहार में और साम्राज्य जुड़े, कब बिहार से अलग हुआ, दूसरे राज्य बने। ऐसे कर करके कई बार बिहार जुड़ा, टूटा, एक जो स्टेट, और आज के डेट में जो प्रेजेंट फॉर्म में बना है, तो उसका जो हजारों साल का हिस्ट्री, उसको टू द पॉइंट करेंगे। एक क्वेश्चन वहां से भी आने की संभावना होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया। उसके बाद लिख लिया सभी लोगों ने? लिख लीजिए। एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं ना सभी लोग? हाँ, एनसीईआरटी पढ़िए, प्रीलिम्स में अब एनसीईआरटी जरूरी हो गया है। हाँ, साइंस का 9th 10th, और इधर जो है वो आप पढ़ लीजिए 9th 10th और 11th 12th का एसएसटी वाला जो सब्जेक्ट है उसका। छठा सातवां तो जरूरी नहीं है। छठा सातवां तो एक बार वैसे भी रीडिंग लगा सकते हैं, किसी से लेकर के भी, या वेबसाइट पे चले जाएंगे एनसीईआरटी का, तो उसमें मिल जाएगा। हाँ, और एनसीईआरटी से ही उठा रहा है क्वेश्चन। ठीक है, आप आयोग को नहीं समझेंगे, आयोग आपको नहीं समझेंगे, तो फिर कैसे होगा? दोनों को एक दूसरे को समझना पड़ेगा। ठीक है, नहीं नहीं, एनसीईआरटी को याद नहीं करना। एनसीईआरटी को आप कभी भी ऐसे नहीं पढ़ना है कि मुझे इसको याद करना है। आप एज ए स्टोरी पढ़िए, क्योंकि क्या होता है कि हम लोग जब प्रीलिम्स की, बीपीएससी की अभी तक का जो मेथड रहा है उसमें ये रहा है कि हम लोग फैक्ट्स को याद कर लेते हैं, और अगर
क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल बनाता है, समझ पर आधारित बनाता है, तो हमें फैक्ट्स याद रहता है जो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो कहानियों को पढ़ना जानना जरूरी है, उसके बैकग्राउंड को जानना जरूरी है, और उसके लिए कहानी स्टोरी के रूप में पढ़िए। ठीक है, उसमें से कुछ फैक्ट्स अगर आपको निकलता है तो एनसीईआरटी में ही अंडरलाइन कर लीजिए या फिर अपने नोट डाउन कर लीजिए, बस वही तरीका है। ज्यादा लोड नहीं लेना है, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ के जाइए, अब कोई उपाय नहीं है। हाँ, बिहार स्पेशल के लिए क्लास में करा ही दे रहे हैं, और बाकी एक कोई सा भी किताब ले लीजिए किसी भी पब्लिकेशन का, कर देंगे, रिकमेंड कर देंगे। सबसे अच्छी किताब तो उनकी है, इम्तियाज अहमद सर की। ओ माय गॉड, यही तो समस्या है। चलिए, उसके बाद जाकर के कितने, 3 हो गए थे ना? 4 में हिस्ट्री ऑफ बिहार, बिहार का इतिहास, जब बिहार का इतिहास जानेंगे ना, तो जब बिहार से संबंधित निबंध लिखेंगे मेंस में, तो ये इंफॉर्मेशन उसमें आएगी आपकी। ठीक है, इतिहास पे ही तो बिहारियों को गर्व होता है। चलिए आगे, नेक्स्ट। उसके बाद जाकर के बिहार का इतिहास, उसके बाद जाकर के कला एवं संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर, कला एवं संस्कृति, प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक भोजपुरी कला तक, हमारे भोजपुरी के फिल्म स्टार तक, क्या सारा आर्ट। आगे, कला एवं संस्कृति के बाद ज्योग्राफी, बिहार का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ बिहार। 3 या 4 क्वेश्चन आए थे यहाँ से, एक बॉर्डर वाला क्वेश्चन आया था, ठीक है, वो यहीं से था। बिहार का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ बिहार। बिहार में अगर शराबबंदी पे निबंध या मेंस में टॉपिक पूछ दे क्वेश्चन, तो बिहार की ज्योग्राफी का नॉलेज आपको काम आएगा कि बिहार में शराबबंदी इसलिए असफल रही या पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई क्योंकि बिहार 4 तरफ से अलग अलग क्षेत्रों से घिरा हुआ है, जिसमें 3 राज्य और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जिसमें आसानी से जाया जा सकता है। ठीक है, तो ये भी तो एक कारण है बिहार में शराब, नेपाल चले जाते हैं लोग। ठीक है, वीकेंड वीकेंड पे नेपाल चलते हैं क्या? हाँ, अच्छा, वो तो मैं नहीं बोल सकता हूँ ना ऑनलाइन पे। ठीक है, हाँ, नहीं नहीं, वो चीजें नहीं लिखेंगे। आपको कई बार देखिए क्या होता है, मैं बता दूं, अभी से मेंस का भी आप लोगों को दिमाग में लेकर के चलना है कि कभी भी आप सरकार की जब आलोचना करेंगे ना, तो दूसरे से करवा दीजिए, अपने आप से मत कीजिए। कई मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अवैध रूप से भी शराब का वितरण होता है, हो गया, आप बच गए। आए समझ में? या कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार। ठीक है, या इसके अगर कोई जैसे किसी भी इशू पे आप सरकार का आलोचना करते हैं, तो इसके इस कानून के विरोधियों के अनुसार ये चीजें आपको नहीं करना आलोचना, आप अपने आप को बचा लेंगे। ठीक है, यही तरीका है, बेस्ट तरीका है। आप शराबबंदी का मजाक नहीं उड़ाएंगे, आप भी उसी सिस्टम के पार्ट बनने। हाँ, चलिए, अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रख के मेंस लिखेंगे। ठीक है, आगे, नेक्स्ट, आर्ट एंड कल्चर। उसके बाद इंटरव्यू बोर्ड वाले से बहस कर लेंगे कि ऐसे नहीं, कि कैसे बोल रहे हैं आप बंद है, आप बोलिए कितना चाहिए आपको। तो ऐसे फीलिंग को कंट्रोल करने के रखना है। ठीक है, आप वो अगर बोलेंगे कि बिहार में शराब बंद है, तो बोले हाँ सर बंद है, हो गया काफी। आगे, पॉलिटिकल सिस्टम इन बिहार, बिहार में राजनीतिक व्यवस्था।
टॉपिक स्पष्ट रूप से इसमें भी बनता है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स इन बिहार। बिहार में राजनीति का अपराधीकरण, लेकिन आप किसी का नाम नहीं लेंगे उसमें से। क्या जी? उसके बाद जाकर के इकोनॉमी ऑफ बिहार, बस ये वाला सेक्शन सर पढ़ाएंगे आप लोग को, बाकी चीजें बिहार की अर्थव्यवस्था, बिहार की अर्थव्यवस्था, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, और भी कुछ है क्या? हाँ, बिहार करेंट अफेयर्स, जो मैं कराऊंगा आप लोग को। ठीक है, बिहार करेंट अफेयर्स। बिहार करेंट अफेयर्स, बिहार समसामयिकी, बिहार समसामयिकी। ठीक है, बिहार समसामयिकी। चलिए, हो गया। फर्स्ट हम लोग शुरुआत करते हैं जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ बिहार। बिहार का सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन। बस इंटरनेट ऑन हो, भगवान का। चलिए, क्या तो है, एक मिनट। क्या हो रहा है? शिवम जी कहाँ गए? बिना इसका कैसे होगा? आइकॉन भी नहीं बन रहा है इंटरनेट का। बुलाइए तो, आइकॉन भी नहीं बन रहा है। हाँ हाँ, देखिए ना आसपास, यहाँ पे या नीचे। इंटरनेट का आइकॉन भी तो नहीं बन रहा है। ये तो, ये साउंड का है, इसमें इंटरनेट का आइकॉन नहीं बन रहा है। ये हाँ, कनेक्ट तो है लेकिन नहीं चल रहा है ना। नेट से कनेक्ट नहीं है ये। कौन सा वाला एक्टिवेट है देखिए तो। अच्छा, 5G वाला। चलिए, नो इंटरनेट बोल रहा है।
क्लास जिससे चल रही है उस नेट से कनेक्ट कीजिए। क्लास जिस वाईफाई से चल रही है। हाँ, 5G वाला ऑन है। हो गया कनेक्ट। डाटा खाली हो जाए, कुछ कीजिए ना। सब चीजें पहले करके रखना चाहिए था। हाँ, हाँ। अच्छा, सार्वजनिक हो जाएगा पासवर्ड। हाँ, उसके बाद। हाँ, अच्छा एक मिनट, स्पेलिंग बोलिए। डी, बी यू, हाँ। यस, चलिए। आज आपका इंटरनेट गया पूरा का पूरा।
अच्छा अच्छा, अनलिमिटेड, वेरी गुड, थैंक यू। आगे नेक्स्ट। कितना टाइम खराब हुआ। दिल्ली दरबार कब हुई थी, याद है? ये देखिए, चलिए, ये वाला फोटो याद होगा। चलिए, तो उस समय ब्रिटिश क्राउन थे जॉर्ज फिफ्थ, जॉर्ज पंचम उसको कहा जाता है, ठीक है। तो हाँ, तो जॉर्ज पंचम थे, और चूंकि ब्रिटिश कॉलोनी के ही अंदर आधी दुनिया आती थी, पूरा विश्व जो है, आधे आधा विश्व जो है वो ब्रिटेन का साम्राज्य था, राइट। तो भारत भी ब्रिटेन का साम्राज्य था। तो उसमें राजाओं के जो दरबार होते थे वो दो तरह के दरबार होते थे। एक तो परमानेंट हो गया, कहाँ पे होगी वो, लंदन में। कौन सा पैलेस है? बकिंगम, वेरी गुड। और दूसरा, राजाओं की चूंकि एक अपनी प्रतिष्ठा होती है, इसीलिए राजा अपने साम्राज्य में किसी दूर दराज के क्षेत्र में यात्रा पे जाते हैं, तो वहां पे भी उनका एक टेम्पररी दरबार बन जाता है, जहां पे वो सारे इश्यूज को उनके सामने रखा जाता है, ठीक है। तो एक कैंप टाइप का बना करके दरबार बना दिया जाता है, या फिर किसी तरह का राजा की प्रतिष्ठा के अनुसार। ऐसा नहीं कि राजा कहीं पे बैठ करके सुनवाई कर लेगा, राजा की एक अपनी प्रतिष्ठा होती है। तो जॉर्ज फिफ्थ इंडिया आए हुए थे 1911 में, 1911 में, और कई सारे ऐसे मसले थे, ठीक है, कई सारे ऐसे इश्यूज थे। एक तो इशू ये था उस समय कि जैसे इंडिया का ये मैप देख लीजिए, तो उस समय इंडिया की जो कैपिटल थी वो ये हुआ करती थी, भारत की ये राजधानी थी। और भारत के ही अंदर यहां से लेकर के ये वाला पार्ट भी था, म्यांमार भी था, बांग्लादेश वगैरह सब तो थे ही, म्यांमार भी, ये पूरा मिला करके इसको भारतीय साम्राज्य, आज का पाकिस्तान वगैरह सब पूरा मिला करके इसको ये कहां से आ रहा है? चलिए आगे। तो यहां से लेकर के यहां तक ये पूरा का पूरा क्षेत्र फैला हुआ था। लेकिन यहां पे ब्रिटिशर्स को दिक्कत आ रही थी, और ब्रिटिशर्स को यहां पे दिक्कत क्या आ रही थी, तो बंगाली लोग उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। सबसे पहले, हालांकि महाराष्ट्र में ही आपको पता होगा, क्रांतिकारी आंदोलन सबसे पहले महाराष्ट्र में शुरू होती है, इंडिया में पूछता है एग्जाम में। महाराष्ट्र में चापेकर ब्रदर्स थे, जिन्होंने सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ, क्रांतिकारी कहने का मतलब अंग्रेजों पे हमला करेंगे, ठीक है, गोलीबारी बमबारी करेंगे, यानी उन्हें डरा करके भारत से भगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो और लेकिन सबसे ज्यादा जो सक्सेस हुआ वो हुआ बंगाल में। बंगाल में सक्सेस होने के का सबसे बड़ा रीजन ये था कि बंगाल में उस समय सबसे पहले ब्रिटिशर्स के संपर्क में वो आए थे। तो सबसे पहले आधुनिक कौन बनेंगे? बंगाली लोग ही बनेंगे। अंग्रेज थे, तो अंग्रेजों के साथ रहते रहते उन्होंने अंग्रेजों से बहुत सारी चीजें सीख ली, ठीक है, और उन्हीं के तरीके से उन्हें जवाब देने के लिए सोचा। और उसका कारण यह हो गया कि एक समय स्थिति यह हो गई कि बंगाल से अंग्रेजों को इंडिया कंट्रोल करना मुश्किल हो गया, क्योंकि कैपिटल में ही हमेशा समस्या रहती थी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हमेशा चलते रहता था वहां पे। तो इसीलिए ब्रिटिशर्स चाहते थे कि एक ऐसे जगह पे शिफ्ट किया जाए जहां से जो क्या हो कि उसके साम्राज्य का बिल्कुल केंद्र में हो, मेन रूट पे भी हो, और दूसरा वहां पे राजधानी पे इस तरह की कोई चीजें ना हो। राजधानी में अगर रोज बमबारी हो रही है, हमले हो रहे हैं अधिकारियों पे, तो फिर देश को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए वो चाहते थे, और इसीलिए, और चूंकि इंडिया की हिस्ट्री में दिल्ली और उसके आसपास का जो एनसीआर है वो शुरू से ही किसी न किसी बड़े साम्राज्य का की राजधानी रही है। तो भारतीय इतिहास तो उनको पता ही था। तो उन्होंने फाइनली क्या किया कि कैपिटल ट्रांसफर करने का फैसला किया। दिल्ली और मेन रूट पे भी था, यहां से आप मिडिल एशिया की तरफ जा सकते थे, यहां से अफगानिस्तान की तरफ जा सकते थे, इधर जा सकते थे आप, इधर भी जा सकते थे, साउथ की तरफ भी, और यहां से सभी जगह के लिए रूट भी जाती थी। तो दिल्ली आए तो वही जो नया कैपिटल जो है उसकी घोषणा की गई। बहुत सारी चीजें यहां पे हुई, ठीक है। क्या क्या चीजें हुई? तो एक तो दिल्ली कैपिटल बनी, उसके बाद जाकर के और भी जो जो मुद्दे थे राजा के सामने वो सारे मुद्दे रखे गए। और उसी में से एक मुद्दा ये था कि जॉर्ज फिफ्थ को ये कहा गया कि हमारे अपने ही साम्राज्य में जो बंगाल सबसे उस समय बड़ा प्रांत हुआ करता था, सबसे इंपॉर्टेंट वाला प्रोविंस हुआ करता था उसका बंगाल, या प्रेसिडेंसी जिसको कहते हैं, उन लोगों ने उसको प्रेसिडेंसी कहा था, ठीक है। तो बंगाल सबसे बड़ा प्रेसिडेंसी हुआ करता था, और इस प्रेसिडेंसी में
जो लोग हैं वो दो तरह के लोग हैं, एक लोग है जो बंगाली है और एक दूसरे वो लोग हैं जो नॉन बंगाली लोग हैं, गैर बंगाली लोग हैं जो बंगाली नहीं बोलते हैं या बंगाली बोलते हैं लेकिन बंगाली उनकी मातृभाषा नहीं है, और वो इस बंगाल से अलग होकर के अपने लिए एक अलग स्टेट की डिमांड कर रहे हैं या एक अलग से अपने लिए प्रेसिडेंसी की डिमांड कर रहे हैं। तो जॉर्ज फिफ्थ को के पास समय तो ज्यादा था नहीं, लेकिन उनके मन में पता नहीं क्या हुआ, राजा के कहने का मतलब होता है कि हाँ, तो उन्होंने कह दिया कि ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये ओके कर दिया गया, और ये ओके करने के बाद क्या हुआ, तो 1911 की ये घटना है, और 12 उसके बाद जाकर के फिर बिहार को एक अलग स्टेट बनाने की तैयारी शुरू हो गई, ठीक है। तो बिहार को नए एक स्टेट बनाने की तैयारी शुरू हो गई, और उस जमाने के अनुसार देखेंगे तो जब 1912 में जब बिहार बनाया गया तो उसमें क्या किया गया, तो उसमें इस तरह का डिवाइड किया गया, ये देख रहे हैं, ये बना बंगाल, ये पूरा एरिया, कामरूप वगैरह सब उस समय वो थे, देसी रियासत थे, ये मिलाकर के बना बंगाल। और ये जो पूरा पार्ट है, ये पूरा मिलाकर के, इसमें भी कुछ देसी रियासत थे जिनको आप छोड़ करके देखेंगे तो ये पूरा बना, ये क्या बना, बिहार बना, यही वाला बिहार बना। तो जॉर्ज फिफ्थ तो बोल करके चले गए थे, लेकिन जो बिहार में बिहारी मूवमेंट चला रहे थे जो लोग, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन थे, कौन से सिन्हा थे, हाँ, सच्चिदानंद सिन्हा, वेरी गुड। तो जो बिहारी मूवमेंट चला रहे थे बिहार को एक अलग स्टेट की डिमांड के लिए, उनको भरोसा नहीं था कि जॉर्ज पंचम ने बोल दिया तो उनके जाने के बाद ये वायसराय वगैरह सब जो है वो इतनी आसानी से मान जाएंगे, ठीक है। कौन थे उस समय, मिंटो, ठीक है, लॉर्ड मिंटो, तो इतने आसानी से मान जाएंगे उनको भरोसा नहीं था। लेकिन क्या हुआ कि मार्च के महीने में, ठीक है, मार्च के महीने में ब्रिटिश सरकार ने एक सरकारी गैजेट प्रकाशित किया, अखबारों में भी प्रकाशित की जाती है उसको, न्यूज़पेपर में सरकार का जो नोटिफिकेशन होता है, जैसे ना बिहार सरकार की आती है तो हिंदी और उर्दू में आती है सरकार की जो सूचना लिखी होती है, तो वैसे ही अखबारों में बिहार सरकार ने, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक गैजेट पब्लिश की, और उससे ऑफिशियली कंफर्म हो गया कि जो जॉर्ज फिफ्थ ने जो दिल्ली दरबार में कहा था वो बातें अब इंप्लीमेंट होगी। और वो जो डेट था, वो डेट कितना था, वो डेट था 22 मार्च 1912। तो 22 मार्च 1912 को बिहार बनी नहीं थी, सुन लीजिए, बिहार दिवस तो हम लोग मनाते हैं लेकिन उस दिन बिहार नहीं बनी है, ये बहुत कम लोगों को पता होता है। एक्चुअली क्या हुआ था कि वो इसलिए हम लोगों ने खुशी में से सेलिब्रेट किया क्योंकि ऑफिशियली उन्होंने अब ये पब्लिश कर दिया, ऑफिशियली उन्होंने ये जारी कर दिया सूचना कि बिहार नाम का नया राज्य बनने जा रहा है, और उसी दिन को हम लोगों ने उस दिन से पिक कर लिया और उसी को आज तक हम लोग सेलिब्रेट करते हैं बिहार दिवस के रूप में। तो सबसे पहले ही पॉइंट यहीं से शुरुआत करते हैं, आइए लिखिए, फाउंडेशन डे ऑफ बिहार, इसी को फाउंडेशन डे कहा जाता है, बिहार का स्थापना दिवस, फाउंडेशन डे ऑफ बिहार, बिहार का स्थापना दिवस, या ऑब्लिक देकर के लिखिए बिहार दिवस, ऑब्लिक देकर के बिहार दिवस। 22 मार्च, कब मनाते हैं ये, 22 मार्च को, ठीक है। तो उसी साल 22 मार्च को हम लोगों ने मना लिया क्योंकि क्या हुआ कि अब तो क्लियर हो गया कि अब बिहार बनेगी, क्योंकि जॉर्ज पंचम तो कह के चले गए लेकिन कब बनेगी ये क्लियर नहीं था। जॉर्ज फिफ्थ तो बोल दिया और आगे तो काम वायसराय को करना था। तो लेकिन वायसराय ने ज्यादा समय नहीं लिया, 2-3 महीने के आसपास का समय लिया, दिसंबर के आसपास हुई थी ना दिल्ली दरबार, तो 3 महीने के आसपास का समय लिया और फाइनली उन्होंने घोषणा कर दी कि बिहार जो है वो नया राज्य बनने जा रहा है। इसीलिए 22 मार्च को हम लोगों ने मनाया, और जो प्रोसेस है वो जॉर्ज फिफ्थ के बाद शुरू हो गई थी, चीजें शुरू हो गई थी, सारी चीजें। फाइनली 1 तारीख को क्या हुआ, 1 अप्रैल को, उसी मार्च के बाद जो 1 अप्रैल आई, उस दिन से बिहार ने एक नए राज्य के रूप में काम करना शुरू कर दिया। तो एक नया स्टेट के रूप में काम करने का मतलब होता है कि उस स्टेट की जो सेक्रेटेरिएट होती है, सचिवालय होता है, वो अपना काम करना शुरू कर देता है। तो सचिवालय में ही तो राज्य के सारे काम होते हैं। तो सचिवालय ने, बिहार का जो सचिवालय है उसने 1 अप्रैल 1912 से काम करना शुरू किया था, और इसीलिए उसको क्या कहा जाएगा, स्थापना। तो स्थापना दिवस 22 मार्च, लेकिन स्थापना कब होगी, 1 अप्रैल। तो लिखिए स्टैब्लिश्ड यानी स्थापना, अगला पॉइंट लिखिए स्टैब्लिश्ड या स्थापना एज ए स्टेट, एक राज्य के रूप में। उस समय स्टेट नहीं कहा जाता था, यह भी क्लियर आपको जानना चाहिए, क्योंकि स्टेट जो है वो पूरे इंडिया के लिए यूज होता था,
ठीक है, पूरे इंडिया के लिए स्टेट टर्म यूज होता था। और ब्रिटिश सरकार के लिए बात करें तो ब्रिटिश सरकार के समय 4 पार्ट में बांटे जाते थे पूरे इंडिया को। एक वो जिसमें डायरेक्ट जो है वो अपना गवर्नर अपॉइंट करते थे, उसको कहते थे प्रेसिडेंसी। ठीक है। दूसरा वो जो इनके दोस्त राजा थे, जो कभी कभी किसी ना किसी आंदोलन के दौरान अंग्रेजों की मदद की थी, उनसे दोस्ती थी या किसी भी प्रकार का एग्रीमेंट किया था, उनको कहते थे प्रिंसली स्टेट यानी देसी रियासत। वो महारानी के नाम से राजा वहां पे होते थे और वो शासन करते थे। तीसरा जो होता था वहां पे इंडिया में, वो था पुर्तगीज टेरिटोरी। दमन, दीव, दादर, नगर हवेली, गोवा, ये पुर्तगाल के साम्राज्य थे और इसमें पुर्तगीज ही अभी तक बने हुए थे और उन्होंने 1961 में छोड़ा था। और चौथा जो था वो था पौंडीचेरी, जो कि फ्रेंच कॉलोनीज थे, जिसमें आज की बात करें तो केरल का माहे, उसके बाद आंध्र प्रदेश का यनम और तमिलनाडु का करेकाल, पौंडीचेरी या पुदुचेरी, और कलकत्ता के बगल में हुगली डिस्ट्रिक्ट में एक है चंद्रनगर। कभी आप जाएंगे तो वहां पे भी अभी चर्च वगैरह सब है। वो सारे जो थे वो फ्रेंच कॉलोनी थे। तो भारत में 4 तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन था, फ्रेंच कॉलोनी, पुर्तगीज कॉलोनीज, ब्रिटिश क्या कहते हैं उसको, प्रेसिडेंसीज, और उसके बाद जाकर के प्रिंसली स्टेट यानी देसी रियासत। तो ये चीजें जो है वो किस पे लागू होती, प्रेसिडेंसी में। और इस तरह से ये प्रेसिडेंसी का विभाजन हो गया, बंगाल प्रेसिडेंसी को बांट दिया गया। और बंगाल प्रेसिडेंसी को बांटने के बाद आज का जो वेस्ट बंगाल है, बांग्लादेश है, त्रिपुरा का एरिया और असम के कुछ एरिया को मिला करके ये एरिया जो है ये बना बंगाल, इसको बंगाल कहा गया। और ये जो एरिया है यहां से लेकर के बिहार, झारखंड और आज का उड़ीसा, कुछ प्रिंसली स्टेट इसके अंदर भी थे, उसको छोड़ करके ये बना बिहार। और इसकी कैपिटल बनी कौन सी, पटना। तो एक समय पटना जो है वो उड़ीसा भी पटना के ही अंदर आती थी। ठीक है। तो स्थापना लिखिए 1 अप्रैल 1912, 1 अप्रैल 1912। ठीक है। अभी तक 3 बार प्रीवियस ईयर से यहां से क्वेश्चन अलग अलग ढंग से पूछा जा चुका है। ठीक है। उसके बाद जाकर के क्या हुआ, तो उसके बाद ये सारी चीजें अभी हम लोग पढ़ रहे हैं टू द पॉइंट, बाद में हम लोग हिस्ट्री में भी डिटेल में इसको करेंगे, अभी तो हम लोग इसके जनरल इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, तो भले ही बिहार को उड़ीसा के साथ मिलाकर के एक अलग से बना दिया गया प्रेसिडेंसी, लेकिन जो उड़िया लोग थे, जो उड़िया लोग थे उड़ीसा के, उनकी भाषा और संस्कृति बिहार से अलग थी अलग। और वो किसी भी तरह से आप उनको बिहारी नहीं कह सकते, ये जबरदस्ती वाली बात हो जाएगी। ठीक है। तो फिर ओडिशा में भी इस तरह की चीजें होने लगी और ब्रिटिश सरकार को भी लगा कि ये बहुत बड़े बड़े क्षेत्र हैं और ज्योग्राफिकली, कल्चरली भी बाकी चीजें, यानी जिस बेस पे बंगाल से बिहार को अलग किया गया था वही आधार तो यहाँ पे भी है, उड़िया लोग बिहारी लोगों से अलग है बिल्कुल, राइट। तो 1936 में क्या हुआ, ये बिहार बनने के बाद बिहार का पहला विभाजन हुआ। ठीक है। फर्स्ट पार्टीशन ऑफ बिहार अगर बात करें तो 1936 में हुआ और वो भी 1 अप्रैल 1936 से लागू हुआ। और ओडिशा को, ये वाला जो पार्ट है, इसको अलग कर दिया गया और बिहार और झारखंड रह गया। तो लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए, फर्स्ट पार्टीशन ऑफ बिहार, बिहार का प्रथम विभाजन, बिहार का प्रथम विभाजन, फर्स्ट पार्टीशन ऑफ बिहार, 1 अप्रैल 1936, 1 अप्रैल 1936। यह भी बीपीएससी ने पूछा हुआ है क्वेश्चन। देखिए, जो पूछे नहीं पूछे, मेरे कहने का मतलब है कि जो पूछेगा वो पढ़ाएंगे, पढ़ेंगे क्या जी। हाँ आएंगे, बिल्कुल उस पे आएंगे, बिल्कुल आएंगे। तबकाते नासिरी, सारी चीजें इस पे चर्चा होगी। ठीक है। एक बुक का नाम है तबकात ए नासिरी। ठीक है, आगे। फिर जो आज का हमारा बिहार है वो कभी इस तरह का हुआ करता था। कहां गया, ये देख रहे हैं, ये बिहार का नक्शा हुआ करता था। और इसमें ये देखिए, रोहतास नहीं दिख रहा है, अच्छा जूम कर दें, चलिए। ये अच्छा चलिए,
बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं, हर चीज हर फॉर्मेट में खुलती है ना, तो फिर कंसंट्रेशन नहीं बन पाती है। एक मिनट देखिए, चीजें समझना चाहिए बस। ये देख लीजिए, यहां से ये हो गया रोहतास, रोहतास, उसके बाद जाकर के ये वाला एरिया मुंगेर, भागलपुर, ये देखिए बिहार के क्या हुआ कि बाद में जब आजादी मिल गई देश को, उसके बाद बिहार एज ए स्टेट काम करता रहा, और उसके बाद भी काम करता रहा, और उसके बाद उसकी जो कैपिटल थी वो पटना बनी रही एज इट इज, और सेकंड कैपिटल जो है वो रांची जो है वो बनी रही। ठीक है, दूसरी राजधानी कहा जाता था उसको। कुछ चीजें रांची से भी संचालित होती थी और कुछ चीजें पटना से भी। ठीक है, ये सारी चीजें। लेकिन इसमें भी एक समस्या ये थी कि ये जो एरिया था ये जंगल का क्षेत्र था, और यहाँ पे जो ट्राइब्स है वो डोमिनेट करते थे, जो जनजाति लोग थे वो डोमिनेट करते थे। हालांकि उनकी जो आबादी है, पॉपुलेशन में जो उनकी रेशियो है वो आज भी बाहरी लोगों से कम है। ठीक है, लेकिन बावजूद उसके जो झारखंड शुरुआत में था वो तो सब के सब ब्रिटिश सरकार के दौरान माइग्रेशन हुआ रोजगार की तलाश में, जैसे जैसे नए नए माइंस खोदे गए, लोगों की जरूरत पड़ी, नए नए शहर बसे, तो बिहार से या देश के अन्य भागों से झारखंड में लोग पहुंचे, और आज जो आदिवासी है उससे ज्यादा संख्या में बाहरी लोग हैं वहां पे। लेकिन ये बेसिकली शुरुआत में जंगल थे, और इस जंगल में अलग अलग टाइप के आदिवासी रहते थे, चाहे वो मुंडा हो, चाहे वो उरांव हो, चाहे वो अन्य प्रकार की जितने भी जनजाति थे वो रहते थे यहाँ पे। तो वही जो बेस बना, एक तो जंगल का क्षेत्र, पठार का क्षेत्र, और दूसरा ट्राइबल कल्चर, और ये एक बेस था जो इस बिहार से कुछ मामलों में अलग था, और इसको लेकर के एक लंबे समय से मांग हो रही थी कि हमें इस बिहार से अलग करके हमें एक झारखंड नाम का, वनांचल नाम का, एक शुरू में वनांचल कहा गया, ठीक है, झारखंड तो बाद में नाम पड़ा, वनांचल नाम का हमें एक स्टेट दिया जाए अलग से, और इसको लेकर के वहां पे पॉलिटिक्स चल रही थी। और आज जो हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री है वहां के, उनके पिताजी ने बहुत पहले 70s में ही इस आंदोलन की शुरुआत की थी, और उन्होंने उस समय एक पार्टी बनाई थी झारखंड मुक्ति मोर्चा, अभी भी वो पार्टी है। तो जो झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो क्यों बनी थी, वो कंबाइंड जो बिहार, जो एक संयुक्त बिहार था उससे अलग करके झारखंड को की डिमांड की थी, उसको लेकर के वो पार्टी बनाई गई थी। ठीक है, और फाइनली क्या हुआ कि 2000 ईस्वी में भारत सरकार ने इस मांग को स्वीकार कर लिया, और भारत में 3 राज्य बने एक साथ, यूपी से अलग होकर के उत्तराखंड, एमपी से अलग होकर के, उस समय एमपी इंडिया का लार्जेस्ट स्टेट हुआ करता था, उससे अलग होकर छत्तीसगढ़, और उसके बाद जाकर के बिहार से अलग होकर के, ठीक है, तो बिहार में बहुत पॉपुलर हुआ था एक गाना, अलग भइले झारखंड अब खइहा शकरकंद। ठीक है, तो उस समय की बात है ये। तो ये बिहार का सेकंड पार्टीशन कहा जाता है, इसको द्वितीय विभाजन। तो लिखिए, सेकेंड पार्टीशन ऑफ बिहार, बिहार का द्वितीय विभाजन, सेकेंड पार्टीशन ऑफ बिहार। ये आगे भी डिटेल में बिहार पॉलिटी में कराएंगे, यहां पे टू द पॉइंट चीजों को जनरल। लिखिए 15 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000। ठीक है, 15 नवंबर 2000। मतलब उस समय लोग मजाक में कहते थे कि बिहार में 2 ही चीज बच गया, एक आलू और दूसरा, और तीसरा बालू, 3 ही चीज बच गए बिहार में, बाकी सारे मिनरल, सारी चीजें, प्रॉपर्टी कहाँ चली गए, सब झारखंड में चला गया। आगे चलिए, तो आज के डेट में अगर देखें, बिहार का पूछा जाता है कि बिहार का ज्यामितीय आकार क्या है, ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ बिहार। तो ये कैसा लगता है, एक आयत की तरह लगता है, जरूरी नहीं है कि एक राज्य पूरा एक बॉक्स की तरह, आयत की तरह हो, लेकिन ये इसका जो आकार होगा इसको हम लोग आयताकार कहते हैं। ठीक है, तो लिखिए ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ बिहार, बिहार की ज्यामितीय आकृति, बिहार की ज्यामितीय आकृति, ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ बिहार, रेक्टेंगुलर, आयताकार। ठीक है, रेक्टेंगुलर यानी आयताकार। आगे एक आयत की तरह लगता है। नेक्स्ट, उसके बाद ये आपको बिहार यहां पे दिख रहा है। बिहार से पूछा जाता है कि बिहार का एरिया कितना है, क्षेत्रफल। तो लिखिए
वर्ग किलोमीटर यानी स्क्वायर किलोमीटर, 94,000। तो लिखिए साइज ऑफ बिहार, बिहार का आकार, साइज ऑफ बिहार 94,163 स्क्वायर किलोमीटर, 94,163 वर्ग किलोमीटर, 94,163 वर्ग किलोमीटर। आगे ठीक है, 94,163 स्क्वायर किलोमीटर, ये बिहार का कुल क्षेत्रफल है। अगर हम लोग अपने इंडिया की बात करें तो इस इंडिया का आपको पता होगा एरिया कितना है? क्यों ऐसे ऐसे? अच्छा, कलर का ऐसे क्या दिक्कत आ रही है? इतना है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। अगर उस हिसाब से देखें तो जो 94,000 होता है वो कितना होता है बिहार इंडिया का? 2.86। तो लिखिए ओनली 2.86% ऑफ, ओनली 2.86% ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का, क्षेत्रफल का ओनली 2.86% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का मात्र 2.86%, 2.86% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। आगे अब देखिए क्या हुआ कि बिहार पहले जो था, आज से कुछ साल पहले, यानी कि आंध्र प्रदेश के पार्टीशन से पहले, आंध्र प्रदेश 2014 में बनी थी, आप लोग को पता होगा। आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ था, सॉरी, तेलंगाना बना था। तो उस समय क्या था कि उस समय बिहार जो है वो भारत का 12वां सबसे बड़ा, क्या था, 12वां सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था 14 से पहले। उसके बाद क्या हुआ कि जब 2014 में आंध्र प्रदेश बनी, तो आंध्र प्रदेश ये तेलंगाना बनी, तो तेलंगाना का साइज भी बिहार से बड़ा है थोड़ा सा, और आंध्र प्रदेश का भी, यानी कि दो पार्ट में बचने के बावजूद ये दोनों बिहार से बड़े थे। तो बिहार की रैंकिंग फिर 13 पे चली गई। उसके बाद फिर क्या हुआ कि 2019 में आर्टिकल 370 खत्म हुआ, और उसके बाद क्या है कि इंडिया में इसको स्टेट का दर्जा छीन करके इसको दो अलग अलग यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। तो अब जो राज्यों की सूची है उसमें फिर से एक राज्य हटने के कारण फिर से बिहार 12 पे आ गया। तो लिखिए, लिखिए बिहार के बारे में लिख लीजिए, 12th लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया, क्षेत्रफल के अनुसार 12वां सबसे बड़ा राज्य, 12th लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया, क्षेत्रफल के अनुसार 12वां सबसे बड़ा राज्य। उसके बाद लिखिए थर्ड मोस्ट पॉपुलस, POPULOUS, पॉपुलस स्टेट, तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, थर्ड मोस्ट पॉपुलस स्टेट, तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य। फर्स्ट पे कौन है और सेकंड? थर्ड पे बिहार है। चलिए, वेरी गुड। आगे उसके बाद बिहार का जब हम लोग एक जनरल इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, तो जनरल इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीजें आती है देखिए, लिखिए आगे भी हम लोग करेंगे, ज्योग्राफी में भी, यहां पे सामान्य परिचय करते हैं। लिखिए लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट, सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला, पश्चिमी चंपारण, वेस्ट चंपारण। लिखिए सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण। उसके बाद जाकर के लिखिए सबसे छोटा जिला, स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट, शिवहर, सीतामढ़ी से अलग करके बनाया गया था, ठीक है, स्मॉलेस्ट शिवहर। आगे नेक्स्ट, उसके बाद जाकर के लिखिए बिहार के बारे में और भी कुछ। अब देखिए क्या है कि बिहार की बात करें तो बिहार का उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम भी पूछा जाता है, ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग। आगे लिखिए, नेक्स्ट लिखिए एक्सटेंट। अब देखिए स्टूडेंट सबको, टीचर को डायरेक्ट कॉल नहीं करना चाहिए। एक्सटेंट यानी विस्तार, विस्तार।
तो विस्तार का मतलब ये होता है कि अगर हम लोग एक स्केल से मापें तो बिहार के सबसे उत्तर से दक्षिण जो है वो बिहार कितना किलोमीटर है ये पूछता है, और फिर बिहार जो है वो पूरब से पश्चिम कितना किलोमीटर है ये पूछता है। तो लिखिए, पहले लिखिए नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ टू साउथ 345 किलोमीटर, 345 किलोमीटर, 345 किलोमीटर, 345। तो उत्तर से दक्षिण कितना होता है 345 किलोमीटर। उसके बाद लिखिए पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम, ईस्ट टू वेस्ट 483, 483 किलोमीटर। रिपीट कर दूं, नॉर्थ टू साउथ 345 लिख लिया, 345, ईस्ट टू वेस्ट पूर्व से पश्चिम 483, 483। ठीक है, इसीलिए आयत हुआ, बराबर होता तो क्या होता, वेरी गुड, इसीलिए आयताकार। नेक्स्ट, उसके बाद जाकर के लिखिए नेबरिंग स्टेट्स, पड़ोसी राज्य। अगला पॉइंट लिखिए पड़ोसी राज्य, नेबरिंग स्टेट्स, पड़ोसी राज्य। ठीक है, पड़ोसी राज्य जब आप लिखेंगे तो उसको इस तरह से, चलिए, जब पड़ोसी राज्य लिखेंगे तो इसको 3 भाग में बांट लेंगे, पूर्व, ईस्ट या इन ईस्ट। पूर्व में लिखिए, पूर्व में इन ईस्ट, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। पूर्व में इन ईस्ट कौन होगा, वेस्ट बंगाल। इन वेस्ट, पश्चिम में कौन होगा जी, यूपी, उत्तर प्रदेश। एक एक जिला गिन गिन करके याद रखना है, इस बार जो पूछा गया है याद है ना, और हर बार पूछा जाता है और हर बार एग्जाम पढ़ाते भी है क्लास में। ठीक है, एक बार पूछेगा नेपाल से कौन सी जिला नहीं मिलती है, एक बार पूछ लेगा पश्चिम बंगाल से कितने जिले हैं, एक बार कभी पूछ लेगा झारखंड से कितने हैं, कभी पूछ लेगा इनमें से सबसे कम किसके साथ, ऐसे टाइप से। तो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट जो जितने हैं उनको बैठ करके मैप पे प्रैक्टिस कर लीजिए, सबके पास इंटरनेट है ही, बैठ बैठ करके देखते रहिए कि कहाँ वाले लोग जो है बिहार सरकार के कानून का उल्लंघन करते हैं यूपी जाके, और कहाँ वाले चाचा जी ने जो नियम बनाया उसका उल्लंघन करने के लिए कौन जिला वाले किधर जाते हैं। ठीक है, आ गया समझ में, तो इस हिसाब से याद करेंगे तो एक एक जिला याद होगा, क्योंकि जिला पूछ रहा है, देख ही रहा है आप, देख ही रहे हैं। कई लोगों को लगा था झारखंड है, झारखंड और उत्तर प्रदेश दोनों इक्वल है। ठीक है, तो जिले के नाम भी पूछे गए थे इससे पहले, ऐसा नहीं कि आश्चर्यजनक है ये क्वेश्चन, ये इससे पहले भी पूछा गया, और इससे पहले पूछा गया था नेपाल के साथ कौन सा जिला है, नहीं है ऐसे करके पूछा हुआ। ठीक है, तो उसके बाद जाकर के इन वेस्ट लिख लिया यूपी, इन साउथ दक्षिण में लिखिए झारखंड, ये भी कराएंगे अलग से, बिहार ज्योग्राफी में पूरा डिटेल में कराएंगे, झारखंड। ठीक है, झारखंड हो गया। आगे बीच वाला बेचारा कुछ नहीं कर सकता है तो ब्लैक में खरीद के आगे, क्या महंगे रेट पे। आगे उसके बाद जाकर के लिखिए नेबरिंग कंट्री, पड़ोसी देश, नेबरिंग कंट्री, पड़ोसी देश, नेबरिंग कंट्री, पड़ोसी देश। लिखिए नेपाल, और ब्रैकेट में लिख लीजिए इन नॉर्थ, उत्तर में। बाकी जिला सब डिटेल में कराएंगे ही, ठीक है, अलग से डिटेल में कराएंगे। बिहार की इकोनॉमी का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, ये क्या कहते हैं उसको, तीनों सेक्टर में से कौन सा सेक्टर को सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आप मानते हैं, एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में जो वो होता है, बैल जो होता है वो किसका प्रतीक होता है, मतलब कि वो खेती में, मतलब कि खेती का प्रतीक होता है, क्योंकि खेती उसी से की जाती थी पहले, आज भले ट्रैक्टर आ गया हो और भी बहुत सारे मशीन। तो बिहार कृषि प्रधान होने के कारण बिहार ने बैल को अपना क्या बनाया है, ठीक है, हाँ हाँ, स्टेट एनिमल। तो लिखिए स्टेट एनिमल, राजकीय पशु, स्टेट एनिमल। लिखिए बैल यानी ऑक्स। ठीक है, उसके बाद जाकर के, ये तो हो गया स्टेट एनिमल। उसके बाद जाकर के बिहार में जब आप जाएंगे तो गांव वगैरह सब में आपको ये पक्षी मिलेगी, स्पैरो। ठीक है,
गौरैया। ठीक है, जो पुराने वाले जो बांस वगैरह सबके जो घर बने होते हैं छप्पर वाले, उस सब में रहते हैं ये छोटे छोटे पक्षी, आपको दिखेंगे बिहार में, स्पैरो। तो लिखिए राजकीय पक्षी, स्टेट बर्ड, स्पैरो यानी गौरैया। उसके बाद जाकर के लिखिए स्टेट ट्री, राजकीय, राजकीय क्या कहेंगे, वृक्ष, पीपल। पूजा भी करते हैं बिहारी लोग, क्या जी? हाँ, पूरे देश। नहीं, बिहार में थोड़ा ये होता है ना, ज्यादा होता है। जैसे बच्चा रात को रोता है तो बोलता है कि उस वाले भूत आ जाएंगे, पीपल वाले भूत। हाँ, नहीं, पीपल वाले भूत पकड़ लेंगे। आगे नेक्स्ट, हाँ, वट वृक्ष की भी पूजा होती है। आगे लिखिए नेक्स्ट, पीपल। उसके बाद लिखिए स्टेट फिश, राजकीय मछली, स्टेट फिश, राजकीय मछली। लिखिए देशी मांगुर, वो थाईलैंड वाला मांगुर नहीं, जो बड़े बड़े होते हैं। देशी मांगुर जो होती है, जो खेत वगैरह सब में मिलती है, उसका अलग शेप होता है, साइज छोटा होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता। ये नहीं बैन हुआ है, थाईलैंड वाला बैन हुआ है, जो बड़े बड़े होते हैं। ये छोटे वाले, ये है देशी मांगुर। आगे, नहीं, ये तो सिंघी है, ये जो लाल वाला ये सिंघी है। ठीक है, सिंघी उससे थोड़ा पतला होता है, वो जहरीला टाइप का होता है। आगे नेक्स्ट, उसके बाद लिखिए स्टेट फ्लावर, मैरीगोल्ड, गेंदा, स्टेट फ्लावर। राजकीय पुष्प, राजकीय पुष्प लिखिए गेंदा। ठीक है, उसके बाद लिखिए स्टेट एम्बेलम, राजकीय चिन्ह। ये देख लीजिए, ये वाला, ये बिहार सरकार का ये चिन्ह देखा होगा आपने। ये किस चीज का प्रतीक है? ये उस पेड़ का प्रतीक है जिस पेड़ के नीचे महात्मा बुद्ध को किसकी प्राप्ति हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और बिहारियों से भी उम्मीद की जाती है कि वो भी ज्ञान अर्जित करे और ज्ञान का प्रसार करे पूरी दुनिया में। ठीक है, तो बोधि वृक्ष को क्या बनाया गया? बिहार का राजकीय चिन्ह। तो लिखिए राजकीय चिन्ह, स्टेट एम्बेलम, बोधि वृक्ष, BODHI, बोधि वृक्ष या बोधि ट्री। मतलब प्रतीक माना गया है कि ये महात्मा बुद्ध इसी पेड़ के नीचे प्रतीकात्मक रूप से है। आगे, उसके बाद लिखिए स्टेट लैंग्वेज, राजकीय भाषा या ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं उसको, सॉरी, राजकीय भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज, हिंदी और सेकेंड उर्दू। स्टेट लैंग्वेज या ऑफिशियल लैंग्वेज, हिंदी और सेकेंड उर्दू। ठीक है, अंग्रेजी तीसरे स्थान पर है, अंग्रेजी में जनरली नहीं प्रयोग किया जाता है। आगे, उसके बाद जाकर के 1912 में अगर बिहार बनी थी तो 2012 में हम लोगों ने क्या पूरे कर लिए थे? 100 साल, मतलब बिहार के बनने के 100 साल पूरे कर लिए थे। तो जब बिहार के बनने के 100 साल पूरे हो गए थे तो उस समय जो बिहार का जो ग्रोथ रेट था वो फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट था इंडिया का। बिहार की इकोनॉमी जो थी उस समय, बिहार की जो GDP ग्रोथ रेट थी वो इंडिया में सबसे तेज गति से बढ़ रही थी और एक समय तो 16% पे पहुंच गई थी, आप लोगों को पता होगा, रिकॉर्ड। तो बिहार बहुत तेजी से अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। बिहार अपना 100वां साल पूरा कर रहा था, पॉजिटिव माहौल था, सब कुछ चीजें सही चल रही थी। ठीक है, तो उस समय बिहार में 2 चीजें इंट्रोड्यूस हुई थी। एक तो इंट्रोड्यूस हुआ था कौन सा? तो एक हुआ था राजकीय प्रार्थना और एक राजकीय गीत। ठीक है, उस समय इंट्रोड्यूस हुआ था। तो लिखिए स्टेट, हाँ लिखिए राजकीय प्रार्थना, स्टेट प्रे, प्रे कहेंगे ना उसको, राजकीय प्रार्थना। राजकीय प्रार्थना है, लिखिए मेरी रफ्तार पर, हिंदी में है, मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाज करे, मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाज करे। हिंदी इंग्लिश दोनों में वही लिखिए। ब्रैकेट में लिख लीजिए ऑथर MR चिश्ती,
आर चिश्ती, MR चिश्ती, CHIS, MR चिश्ती। ठीक है, इन्होंने लिखा था बिहार के बारे में, बाकी पढ़ लीजिएगा अगर प्रार्थना याद हो तो। उसके बाद जाकर के लिखिए स्टेट सॉन्ग, राज्य गीत। ठीक है, स्टेट सॉन्ग, राज्य गीत। मेरे भारत के कंठहार, मेरे भारत के कंठहार, तुझको, तुझको शत शत नमन, ये देख लीजिए, मेरे भारत के कंठहार, तुझको सत सत वंदन। एक मिनट, उसका ओरिजिनल स्क्रिप्ट देखना पड़ेगा, कहीं पे नमन है, कहीं पे वंदन है। ये रहा, हाँ, तुझको सत सत वंदन। हाँ, मेरे भारत के कंठहार, तुझको सत सत वंदन। इतना ही लिख लीजिए, बाकी आगे कभी टाइम मिले तो पढ़ लीजिएगा पूरा डिटेल। इसमें लिखिए लेखक, ऑथर कौन है इसका? सत्यनारायण, सत्यनारायण। सत्यनारायण। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप ऑफ बिहार, बिहार की सबसे महत्वपूर्ण फसल किसके लिए, किसके खाने के लिए बिहारियों को जाना जाता है दुनिया में? चलिए तो लिखिए राइस। ठीक, तो राइस का मतलब चावल ही होता है। बिहार के लोग भात खाने के लिए फेमस है ना। आगे नेक्स्ट, उसके बाद जाकर के लिखिए पॉपुलेशन वगैरह सब तो बिहार का करेंगे ही, अलग से ही करेंगे हम लोग। यहाँ पे चलिए कुछ बेसिक चीजें और करा ही देते हैं। जनसंख्या अलग से एक चैप्टर करा देंगे, ठीक है? हाँ, जनसंख्या एक अलग से चैप्टर करा लेंगे। लिखिए हाई कोर्ट, हाई कोर्ट लिखिए। उच्च न्यायालय कहां पे है बिहार का? पटना, लिखिए पटना। हाँ, हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय लिखिए पटना। उसके बाद जाकर के आगे लिखिए टोटल डिस्ट्रिक्ट, कुल जिले 38, 38। टोटल डिस्ट्रिक्ट लिखिए, कुल जिले 38, कुल जिले लिखिए 38। कुल प्रमंडल, टोटल सब डिवीजन, सब डिवीजन प्रमंडल, अनुमंडल नहीं, 9। ये देख लीजिए, कमिश्नरी जिसको कहते हैं। ये दे, कहा गया है कि मैप है, बड़ा अच्छा है इंटरनेट पे। ये वाला, ये बिहार का प्रमंडल वाला मैप है। पता नहीं ये आज ये बोर्ड ऐसा क्यों खुल रहा है आज। ये देखिए टोटल 9 प्रमंडल है, ठीक है? आगे लिखिए नेक्स्ट। हाँ, कमिश्नरी या डिवीजन? नहीं, सब डिवीजन है, डिवीजन लिखिए। हाँ, सब डिवीजन का मतलब होता है अनुमंडल, और डिवीजन का मतलब होता है कमिश्नरी, जिसको हम लोग कहते हैं। कमिश्नरी इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें कमिश्नर होते हैं, ठीक है? 9 डिवीजन है वो, प्रमंडल। हाँ, प्रमंडल टोटल कितने हो जाएंगे? 9।
क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं? अब डिवीजन लिखना है, सब डिवीजन नहीं। चलिए आगे लिखिए। नेक्स्ट, तो डिवीजन कितने हो गए? 9, जिसको कमिश्नरी भी कहा जाता है। आगे उसके बाद जाकर के अब लिखिए कुल अनुमंडल, टोटल सब डिवीजन 101। यही बनना सपना होता है सबका, इसी 101 में आना। क्या आगे? सब डिवीजन में एसडीएम बैठते हैं, और अगर मजिस्ट्रेट के पावर में होते हैं तो उनको एसडीएम कहा जाता है, और सिर्फ अगर वो लॉ एंड ऑर्डर को ही देखते हैं तो उनको एसडीओ कहा जाता है, सब डिवीजन ऑफिसर कहा जाता है। और एज ए मजिस्ट्रेट भी अगर वो काम करते हैं तो उनको, ठीक है, उनको एसडीएम कहा जाता है। ठीक है, हर जगह एसडीएम नहीं होते हैं, कुछ जगह पे सिर्फ एसडीओ होते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट। आगे लिखिए कुल अनुमंडल 101 हो गए। उसके बाद लिखिए ब्लॉक 534। ब्लॉक, इसको क्या कहते हैं हिंदी में, क्या कहते हैं? प्रखंड। हाँ, प्रखंड, प्रखंड, प्रखंड। लिखिए 534, 534, 534, 534। आगे 534। उसके बाद जाकर के आगे लिखिए महानगर कितने हैं बिहार में 10 लाख से अधिक आबादी वाले? एक महानगर। ठीक है, महानगर को क्या कहते हैं? मेट्रोपॉलिटन सिटी। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन सिटी में 10 लाख से अधिक आबादी और 99,99,999 तक होते हैं तो उसको मेट्रोपॉलिटन कहा जाता है। दिल्ली मेट्रोपॉलिटन सिटी नहीं है, आप लोग को बता दूं। दिल्ली कौन सा सिटी होगा? मेगा सिटी। इंडिया में 3 मेगा सिटीज है। नंबर 1 ग्रेटर मुंबई, बृहद मुंबई जिसको कहा जाता है, उसके बाद दिल्ली, और उसके बाद कोलकाता। भारत में 3 महानगर है जिनको क्या कहा जाता है? बृहद महानगर कहा जाएगा। ठीक है, मेगा सिटी कहा जाएगा। और बाकी भारत में जो 53 है, टोटल 53 है 2011 की जनसंख्या के अकॉर्डिंग, वो कौन सा है? मिलियन प्लस सिटी, जिसको हम लोग मेट्रोपॉलिटन सिटी भी कहते हैं। टोटल 53 है, और उन्हीं शहरों सब को मिला करके उन्हीं को शामिल किया गया स्मार्ट सिटी में, प्लस अदर को शामिल किया गया। ठीक है, तो टोटल बिहार में एक ही सिटी है ऐसा जो मेगा सिटी, ये मेट्रोपॉलिटन सिटी है, 10 लाख से अधिक आबादी। कौन? पटना। आगे उसके बाद जाकर के लिखिए 1 लाख से अधिक आबादी वाले नगर, सिटीज विद पॉपुलेशन मोर देन 1 लाख। सिटीज विद पॉपुलेशन मोर देन 1 लाख, 1 लाख से अधिक आबादी वाले नगर कितने हैं बिहार में? 26। 1 लाख 26 है टोटल। ठीक है, देखिए 2 तरह से बांटा जाता है शहरों को। एक तो होता है क्लास 1, क्लास 2 करके। तो जो 1 लाख से ऊपर होते हैं सारे शहरों को क्लास 1 कहा जाता है। सरकार का एक विभाजन ये भी है। इसी के अकॉर्डिंग अलग अलग शहरों में जो है उनके हाउसिंग जो अलाउंस होते हैं वो सब सारी चीजें होती है। जैसे अगर आपके फैमिली में कोई बैंक में है या अदर सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो आप देखिएगा उनका जो, हाँ ठीक है, उनका जो वो होता है हाउसिंग वगैरह सबका जो मिलता है वो देखेंगे तो अलग अलग शहरों में बदल जाता है। ठीक है, तो वो अलग तरीका होता है। यहाँ पे अगर बात करें तो 1 लाख से अधिक आबादी बिहार में कितने होंगे? 26 होंगे। उसके बाद लिखिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, नगर निगम कितने हैं बिहार में? 19 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, नगर निगम 19। सब करवाएंगे डिटेल में पॉलिटी वाले में। उसके बाद जाकर के अगर जिला 38 होगा तो जिला परिषद कितने होंगे? 38। ठीक है, तो जिला परिषद लिखिए, हिंदी में भी वही लिखिए, इंग्लिश में भी जिला परिषद। हाँ, उसको जिला परिषद कहा जाता है। जो चुन के आते हैं उसको जिला परिषद के सदस्य कहे जाते हैं, और वो अपने में से एक को क्या चुनता है? अध्यक्ष चुनता है। ठीक है, अब जो है सिस्टम ये ऐसे ही करके चल रहा है। बाकी नगर पालिका, नगर निगम में तो अब डायरेक्ट चुने जा रहे हैं, तो जिला परिषद कहा जाता है उसको। ठीक है, उसको जिला परिषद कहा जाए। तो 38 होंगे। आगे लिखिए, आगे लिखिए लोकसभा की सीटें, सीट्स ऑफ लोकसभा कितने हैं जी? 40 लोकसभा की सीटें 40।
अच्छा, जिला है 38 और 40 है, तो कहाँ कहाँ 2 बढ़ गया? पटना में एक 2 हो गया, एक कौन हो गया? हाँ, ऐसे करके अलग अलग जगह पे मैनेज किया गया। बिहार के मधुबनी जिले में 2 सीट होती है, एक झंझारपुर और एक मधुबनी। और अलग अलग जगह पे ना अलग अलग ढंग से उनको मैनेज करने की कोशिश की गई है, कुछ डिस्ट्रिक्ट के एरिया को लेकर के ऐसे करके बनाया गया। टोटल 40 है। उसके बाद लिखिए राज्यसभा की सीटें, सीट्स ऑफ राज्यसभा 16, राज्यसभा की सीटें 16। ये आज तक जनरल ही इंट्रोडक्शन वाला पार्ट होगा सिर्फ। आगे आगे नेक्स्ट, अब बाकी पॉलिटी में डिटेल में कराई देंगे। विधानसभा की सीटें, सीट्स या विधानसभा में सीटें, सीट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा जो लिखना चाहे, 243, 243। कल ही इसको काउंट कर रहे थे कि कुशवाहा जी जाएंगे तो कितना बचेगा, कितना लेके जाएंगे। तो सरकार पे खतरा नहीं है, हाँ सरकार पे खतरा नहीं है, अगले चुनाव पे खतरा है। ठीक है, फिलहाल सरकार नहीं गिर रही है, क्योंकि सारे को तो नहीं ले जाएंगे, कुछ ही को ले जाएंगे तो नहीं हो पाएगा। 165 है ना अभी इन लोगों के पास, ठीक है, और इनको चाहिए कितना, 122 चाहिए। आगे फिलहाल चाचा जी रहेंगे। आगे जाकर के लिखिए विधान परिषद की सीटें, सीट्स लेजिस्लेटिव काउंसिल परिषद 75, 75। चलिए उसके बाद जाकर के लिखिए औसत वार्षिक वर्षा, एवरेज एनुअल रेनफॉल, औसत वार्षिक वर्षा एवरेज एनुअल रेनफॉल 112 सेंटीमीटर, 112 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। पूरा डिटेल में कराएंगे कैसे कैसे बिहार में वर्षा है, कोपेन के अकॉर्डिंग पूछ ही रहा है, क्लाइमेटिक पूछ ही रहा है, वो सारी चीजें करेंगे हम लोग वहां पे। ठीक है, तो 112 सेंटीमीटर कहाँ ज्यादा होती है, कहाँ कम होती है, सब सारी चीजें करेंगे। लिखिए सर्वाधिक हाईएस्ट किशनगंज, सबसे ज्यादा वर्षा बिहार में कहाँ पे होती है? किशन, जो कम चेंज होते रहे, और औरंगाबाद बदलते रहता है, तो सबसे कम लिखिए औरंगाबाद, सबसे ज्यादा किशनगंज और सबसे कम हाईएस्ट किशन। हाँ औरंगाबाद। उसके बाद में एक बार आया था, और उसी दोनों बगल में है ना, तो एक्चुअली क्या वो ये होता है कि जैसे जैसे आप ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हैं तो रेनफॉल कम होगी, थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा, लेकिन जैसे आप अगर आप नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ जाएंगे तो तेजी से कमता है। तो ये बिहार का ड्राइएस्ट पार्ट है, ये बिहार का सबसे ज्यादा मॉइस्ट पार्ट है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा क्या कहेंगे आर्द्रता है और सबसे कम आर्द्रता है। यहाँ पे ठीक ठाक है हिमालय की वजह से, यहाँ पे भी थोड़ी। तो अगर बिहार के सूखे का जब भी आप करेंगे तो ये सबके सब सूखा वाले में आ जाएंगे, ये सबके सब बिहार के क्या है, ड्रॉट इफेक्टेड एरिया है पूरा साउथ बिहार, लगभग दक्षिण बिहार पूरा, गंगा नदी से दक्षिण। आगे लिखिए पटना जिला बाढ़ और सूखा दोनों से प्रभावित है। आगे लिखिए ये क्लाइमेट, जलवायु, किस प्रकार की जलवायु है बिहार की? मानसून, मानसूनल या मानसूनी जलवायु। बिहार के इस दक्षिणी भाग से अगर हम लोग समुद्र की तरफ जाएं तो समुद्र कितना किलोमीटर दूर होता है समुद्र से दूरी? हाँ 200 किलोमीटर, लगता नहीं, ज्यादा ही लग रहा है, रहता है 200 किलोमीटर लिखा रहता है। ठीक, तो इस पे कंफ्यूज कहाँ चलिए आगे नेक्स्ट लिखिए लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इरिगेशन, सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत, लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इरिगेशन, सिंचाई का सबसे बड़ा सोर्स, ट्यूबवेल, नलकूप जिसको बोरिंग कहते हैं,
ट्यूबवेल, अभी गेहूं की सिंचाई हो रही होगी उससे। आगे, ट्यूबवेल, इरिगेशन, सिंचाई के स्रोत, सबसे बड़े स्रोत। उसके बाद लिखिए लार्जेस्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना। लार्जेस्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना, गंडक प्रोजेक्ट। क्वेश्चन आया हुआ है यहां से, गंडक परियोजना। उसके बाद जाकर के लिखिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कितने हैं बिहार में? हाँ, चलिए बताइए। हाँ, लिखिए 1, लिखिए गया। गया को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का दर्जा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से मिली हुई है। पटना को नहीं मिला है, पटना को इसलिए नहीं मिला है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नहीं दिया है, लिखा रहता है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेपाल के लिए आप जा भी सकते हैं उसमें से, लेकिन उसको इसलिए, नेपाल और आसपास का जो भारत का पड़ोसी देश है ना, उसको डोमेस्टिक में ही कंसीडर किया जाता है, ठीक है, डोमेस्टिक फ्लाइट में ही उसको कंसीडर, हाँ, सबको डोमेस्टिक में किया जाता है, क्योंकि वो सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर आती है ना, तो उसको। और बाकी जो इंटरनेशनल जो नॉर्म्स है, उसको पटना का जो रनवे है ना, वो पूरा नहीं कर रहा है, उसकी जो लंबाई है रनवे का वो कम है, ठीक है, और वो डेंजरस है, ठीक है, खास करके लैंडिंग करना, कई बार ऐसा ना हो कि दीवार तोड़ के, ठीक है, जब तक ब्रेक मारे तब तक पार कर जाए। किधर चला जाएगा, किधर है वो, आगे क्या है उस, फुलवारी शरीफ की तरफ, ठीक है। तो इसीलिए तो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया तभी देगी जब इसके रनवे की साइज बढ़ाई जाएगी, और वहां पे जमीन नहीं है कि रनवे की लंबाई को बढ़ाया जा सके, इसीलिए दूसरा एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। आगे लिखिए महापर्व, बीपीएससी ने पूछा हुआ था, छठ, महापर्व, महापर्व ही लिखिए इंग्लिश में भी। अंग्रेजों का पर्व कहां होता है जो उसका इंग्लिश होगा? नहीं, फेस्टिवल, मतलब इतना सम्मान है छठ का, उसको अंग्रेजी टर्म क्यों यूज करेंगे? क्या जी, हर चीज का अंग्रेजी नहीं, सही भी नहीं लगता है। आगे जो भावनाएं आती है हिंदी में वो नहीं आ पाती अंग्रेजी में। आगे छठ पूछा हुआ है। उसके बाद जाकर के लिखिए मेजर रिवर, प्रमुख नदी, गंगा। सौरो ऑफ बिहार, बिहार का शोक, कोशी। उसके बाद लिखिए स्टेट फोक डांस, राज्य की लोक नृत्य, राज्य की लोक नृत्य, स्टेट फोक डांस कौन सी है जी? विदेशिया एंड कटघोरवा, विदेशिया एंड कटघोरवा। राजकीय नृत्य, स्टेट डांस, ठीक है, कौन सी होगी जी? फोक डांस। विदेशिया भिखारी ठाकुर के जो स्क्रिप्ट है उस पे परफॉर्म किया जाता है डांस का, ठीक है, विदेशिया। और उसके बाद जाकर के कटघोरवा, कटघोरवा लकड़ी का घोड़ा जो होता है वो बनाया जाता है और उसमें परफॉर्म किया जाता है, उसको कटघोरवा। हाँ हाँ, ये दोनों अलग अलग आर्ट में कराएंगे, आर्ट एंड कल्चर में करवाएंगे, कटघोरवा भी करवाएंगे, ठीक है। आगे हाँ दोनों। उसके बाद जाकर के विदेशिया, हाँ स्टेज पे भी परफॉर्म किया जाता है। भिखारी ठाकुर, भिखारी ठाकुर ने लिखा है विदेशिया, वो बेसिकली माइग्रेशन पर है, ठीक है, और हो सकता है कि उनका जो कोई कोटेशन होगा वो पूछ लेगा। माइग्रेशन बिहार की एक बहुत बड़ी वो है ना, विडंबना है कि बिहार में लोग नहीं चाहते हुए भी लोग बिहार से दूसरे राज्य में जाते हैं, चाहे एजुकेशन के पर्पज से जाए, चाहे नौकरी के पर्पज से जाए, बिहार छोड़ना पड़ता है। आप लोग भी उसी में से है, हम लोग भी, मैं भी नौकरी की तलाश में आया था, कैसे न कैसे मुखर्जी नगर पहुंच गया, ठीक है। तो वैसे सब लोग आते हैं, मतलब सब लोग छोड़ के, और जब पहली बार आ रहे होते हैं और जब ट्रेन से आ रहे होते हैं और दोनों तरफ खेत वगैरह सबको देखते हैं, आम के पेड़ सबको देखते हैं, तो नहीं जैसे कुछ छूट रहा है, ठीक है, कुछ छूट रहा है, तो वो जो फीलिंग है ना
उस चीज को जिंदा रखना है, क्योंकि वो आपके एसे का पार्ट है, ठीक है, वो निबंध का पार्ट है। मतलब बिहार में जो माइग्रेशन है, जो माइग्रेशन पे ऑलरेडी बीपीएससी मेंस में क्वेश्चन पूछ चुका है, और माइग्रेशन से मुझे लगता है कि किसी का लाइन उठा करके सीधे सीधे आप लोगों से निबंध पूछेगा, ठीक है, तब लिखना मुश्किल होगा। तो इसीलिए हाँ, ऐसा जीके कोई नहीं पूछे, सारा चीज पता है, मुझी से क्यों बुलवा रहे हैं। चलिए आगे। प्रेजेंट फॉर्म ऑफ बिहार, बिहार का वर्तमान स्वरूप, इसका एक बार इतिहास देख लेते हैं, कब से कब हुआ था बिहार का वर्तमान स्वरूप। स्वरूप यानी आज का जो बिहार का ये स्वरूप है, इसे बनने में कई साल लगे, कई सालों में का नतीजा है ये। और उसमें अगर हम लोग बात करें तो देखते हैं कि बिहार कब कब क्या हुआ था, इतिहास से लेकर के अभी तक, ठीक है। लिखिए, ऋग्वेद में इस क्षेत्र के लोगों को, इस क्षेत्र मतलब बिहार, ऋग्वेद में इस क्षेत्र के लोगों को, ऋग्वेद में इस क्षेत्र के लोगों के लिए, हाँ ऋग्वेद चारों वेद में से एक, ऋग्वेद में इस क्षेत्र के लोगों के लिए कीकट अथवा, ऋग्वेद में इस क्षेत्र के लोगों के लिए कीकट अथवा किराट शब्द का, कीकट अथवा किराट शब्द का प्रयोग किया गया है। द वर्ड कीकट, द वर्ड कीकट, कीकट और किराट, KIRAT, किराट has been used for the inhabitants of this region, for the inhabitants of this region in ऋग्वेद या ऋग्वेदा, इन ऋग्वेद, ठीक है। अब देखिए क्या है कि ऋग्वेद में जो वैदिक आर्यंस थे, वैदिक आर्यंस रहते कहां पे थे? सप्त सैंधव में, सप्त सैंधव यानी सिंधु प्लस बाकी नदियां। तो ये उनका था एरिया, ये है इंडस रिवर आज के डेट में, ये है कौन सा नदी? सिंधु नदी, सिंधु नदी। इधर तो खैर ये हो गई श्योक, नुब्रा, ये गिलगिट हो गई, ये काबुल अभी क्वेश्चन पूछा है क्या जी? यही पूछा है ना। चलिए आगे, उसके बाद जाकर के ये देखिए यहां से एक नदी निकलती है, ये जाती है ऐसे करके झेलम, इधर से एक नदी आती है चेनाब, सॉरी चेनाब कहते हैं सतलुज। अब देखिए पहले ये तो हो गई सिंधु, ये हो गई झेलम, और उसके बाद ये हो गई चेनाब। चेनाब में मिल जाती है कौन? झेलम, और चेनाब खुद किस में मिल जाती है? सिंधु में। उसके बाद जाकर के एक नदी इधर से आती है रावी नदी, और रावी नदी भी मिल जाती है किस में? चेनाब में, ठीक है। उसके बाद एक नदी इधर से आती है ब्यास, ब्यास किस में मिल जाती है? सतलज में, और सतलज खुद किस में? चेनाब में, नहीं सतलज चेनाब में, और चेनाब खुद सिंधु में। और ये जो नदियां बनती है इसी को कहा जाता है पंचनद। कौन कौन सी नदियां पंचनद है? झेलम, झेलम, रावी, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ये पंचनद है, इसीलिए इसको पंचनद कहते हैं। और ये पंचनद जाकर के मिल जाती है किसमें? सिंधु में, ठीक है। ये पूरा एरिया जो है इसको कहा जाता है सप्त सैंधव,
ठीक है, सप्त सैंधव इसको कहा जाता है। और इसी एरिया में आर्यंस बसे थे और यहीं पे आर्यंस वगैरह सबकी पूरी की पूरी कहानी है। यहीं पे आप लोग को पता होगा सतलुज नदी, शतुद्री नदी, ब्यास नदी को बिपाशा कहा गया है। ठीक है, उसके बाद जाकर के चेनाब नदी को क्या कहा गया, अस्किन। रावी नदी को परुष्णी नदी, जिसके किनारे पे लड़ाई हुई थी। उसके बाद जाकर के झेलम को बितस्ता और सिंधु को सिंधु ही कहा गया। राइट, अब ये जो एरिया है, ये एरिया में शुरू में ये लोग बसे हुए थे और ये धीरे धीरे मूव कर रहे थे किधर की तरफ, इधर की तरफ। इनकी पॉपुलेशन बढ़ रही थी और नई नई टेक्नोलॉजी। और सबसे ज्यादा जो इनका ईस्ट की तरफ मूवमेंट हुआ वो हुआ 1000 बीसी के आसपास। 1000 बीसी के आसपास इसलिए हुआ क्योंकि 1000 बीसी के आसपास किसकी खोज की जाती है जो इतिहास को बदल के रख देता है? आयरन के। ठीक है, लोहे के की खोज ने इनके इतिहास को बदल दिया। लोहे के खोज से दो चीजें आसान हो गई। एक तो अच्छे प्रकार के हथियार बनने लगे। इससे पहले किससे बनाते थे? कॉपर से। ठीक है, और वो उतना ज्यादा शक्तिशाली नहीं होता था, ब्रॉन्ज और कॉपर। तो लोहे के आने से और उसके बाद जाकर के, तो उस समय जो वैदिक आर्यंस थे उनको इस एरिया का ज्ञान था और यहाँ पे उन्हें एक नदी पता था, जो नदी पूरे साल भर जिसमें पानी रहती थी, गंडकी या गंडक नदी, जो गंगा की ट्रिब्यूटरी थी और आज भी है। ठीक है, और उसको कहा गया, उन लोगों ने क्या कहा इसको? सदा नीरा। आर्यों ने इसको कहा सदा नीरा। सदा नीरा का मतलब होता है पेरेनियल, हमेशा बहने वाली। ठीक है, क्योंकि ये निकलती है हिमालय से, तो ये पेरेनियल रिवर थी। और सदा नीरा नदी के उस पार के जो पूरब में ये जो लोग हैं, इनको कहा गया था कीकट या किराट। तो सदा नीरा नदी के उस पार कौन लोग हैं? बिहारी लोग हैं। ठीक है, तो ये एरिया इसी को कहा गया था ऋग्वेद में। आगे बाद में जाकर के फिर आर्यों का इधर की तरफ विस्तार होता गया। एक जमाने में कहा जाता था कि सदा नीरा नदी के उस पार नहीं बसना चाहिए। ठीक है, उस पार अगर उस पार रहते भी हैं जाकर के, तो मृत्यु से पहले इस पार आ जाना चाहिए, नहीं तो स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी, ये मतलब कहा जाता था। खैर आगे नेक्स्ट लिखिए। सप्त सैंधव कहते थे। सप्त सैंधव मतलब सिंधु प्लस 7 नदियां, सिंधु को मिलाकर के 7 नदियां। कितने हो रहे हैं यहाँ पे? हाँ, काबुल नदी। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ 7 नदी उसको मिला करके कहते थे। इस एरिया में ये बसे हुए थे। आगे लिखिए नेक्स्ट। तो वर्तमान स्वरूप बिहार जो बना वो कैसे बना, लिखिए। लिखिए बिहार, विहार शब्द का अपभ्रंश है। ठीक है, बिहार कॉमा दे करके विहार शब्द का, विहार शब्द का अपभ्रंश है, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है निवास। लिखिए बिहार इज द अपभ्रंश ऑफ, अपभ्रंश ही कहा जाता है हिंदी में भी, अंग्रेजी में भी। अपभ्रंश, APABHRAMSA, अपभ्रंश। अपभ्रंश का मतलब क्या होता है पहले लिख लीजिए, बता देते हैं। बिहार इज द अपभ्रंश ऑफ द वर्ड विहारा, VIHARA, विहारा। बिहार इज द अपभ्रंश ऑफ द वर्ड विहारा, which means adobe, 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 which means adobe, जिसका अर्थ है निवास। ठीक है, देखिए अपभ्रंश का मतलब ये होता है कि जैसे कोई एक शुद्ध शब्द होती है, वो शब्द क्या होता है कि अलग अलग जगह पे जाते जाते क्या होता है कि उसके बिगड़ते चले जाते हैं। कुछ लोगों का अलग उच्चारण होता है, उच्चारण अलग होता है तो उसका स्पेलिंग अलग हो जाती है, और कुछ दिन के बाद क्या होता है कि जो ओरिजिनल वर्ड होते हैं उससे बिल्कुल वो अलग दिखने लगता है। ठीक है, उसकी स्पेलिंग भी अलग हो जाती है और वो एक क्षेत्रीय रूप में इतने लेवल पे यूज होने लगता है कि अब उसको रिमूव नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जैसे बिहार में ही आप देखेंगे तो बाकी भारत में अगर देखें तो सिंगुलर के लिए क्या कहा जाता है? आई। बिहार में क्या कहते हैं? वी। राइट, तो ये अब इतना अब इसको अब बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते हैं। तो ये क्या हो गया, एक तरह से अपभ्रंश। तो कई सारे ऐसे जो शब्द होते हैं जिसका उच्चारण बिहार में आने के बाद क्या होता है? अलग हो जाता है। गलत या सही नहीं कहेंगे, क्षेत्र का प्रभाव पड़ता है उस पर, और हर क्षेत्र का अलग अलग प्रभाव पड़ता है, और अलग अलग लोगों का उच्चारण अलग अलग। कई सारे ऐसे शब्द होंगे, हिंदी में भी आप देख लीजिए, होता है ना, हिंदी में भी कई सारे ऐसे शब्द होते हैं जिसका बिहार में अलग उच्चारण हो जाता है। तो उसी को कहा जाता है अपभ्रंश, मूल शब्द का बदल जाना। ठीक है, मूल शब्द का बदल जाना। जैसे कि बिहार में आप देखेंगे, जैसे पेंशन कहते हैं इंग्लिश में, बिहार के लोग क्या कहते हैं? बुजुर्ग लोग पेंसिल कहते हैं ना। ठीक है, कंप्यूटर को क्या कहते हैं? कंप्यूटर।
आप अपने पे नहीं लीजिए, आप लोग अपने गांव से। हाँ, तो वो धीरे धीरे क्या होता है, नहीं अभी आपको लगेगा कि नहीं वो एक अलग शब्द है, बाद में क्या होता है कि वो वर्ड जो है, जैसे जैसे स्कूल है, राइट, तो हरियाणा में जाएंगे तो आप स्कूल को क्या कहते हैं, स्कूल, और वहां के लोग लिखते भी हैं, हाँ पार्क बोलते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से रोड नहीं बोलते, रोड बोलते हैं, नीचे र लिखते हैं, हम लोग ड लिखते हैं ना, वो लोग र लिखते हैं नीचे। तो ये ऐसे मतलब किसी का गलत नहीं, जो क्षेत्र होता है उसी के अकॉर्डिंग उच्चारण, उसी को अपभ्रंश कहा जाता है। तो पहले देखिए क्या था, आपको बता दूं कि बिहार में आपको पता है कि जून में मानसून एंटर करती है, और ये मानसून जो है वो दुर्गा पूजा के लास्ट तक रहती है। दुर्गा पूजा में अंतिम जो घनघोर बारिश होती है जिसको हम लोग कहते हैं हथिया नक्षत्र, राइट, पता होगा आप लोग को हथिया नक्षत्र। तो वो बिहार में होने वाली बारिश का अंतिम बारिश है। किसी साल होती है अच्छी, अगर हथिया होती है तो धान अच्छा होता है, और अगर हथिया नक्षत्र अच्छी नहीं हुई उससे बारिश, तो बिहार में धान अच्छी नहीं होती है। जब दुर्गा पूजा खत्म हो जाती है तो उसके बाद से क्या होता है कि बिहार में अदर एक्टिविटी शुरू होते हैं, रिश्तेदार में जाना, किसी रिश्तेदार के यहाँ। उससे पहले जमाने में क्या था कि पुल वगैरह सब नहीं हुआ करते थे, और बड़ी बड़ी नदियों के अलावा छोटी छोटी नदियां भी नेपाल से जो पानी लाती थी उसकी वजह से वो खतरनाक हो जाती थी, और नॉर्मल कंडीशन में जून जुलाई में इमरजेंसी में ही लोग निकल करके कहीं जाते थे, नहीं तो जनरली सारी चीजें बंद हो जाती थी, ठीक है। और अगले 4 से 5 महीने तक वो एक्टिविटी बंद रहती थी। तो सारी एक्टिविटी फिर कब शुरू होती थी, दुर्गा पूजा के बाद, क्योंकि अब नदी वगैरह सब में पानी कम होना शुरू हो जाता था, चीजें तब जाकर के। तो यही चीजें क्या होती थी, और बाढ़ से पानी से डूबा हुआ होता था। तो बिहार में जब महात्मा बुद्ध के कारण बौद्ध धर्म लोकप्रिय हुई धीरे धीरे करके, तो बिहार में बड़ी संख्या में जो बौद्ध धर्म को जिन लोगों ने एक्सेप्ट किया और जो भिक्षुक बन गए, गृहस्थ नहीं बल्कि भिक्षुक बन गए, ठीक है। तो वो भिक्षुक भी क्या करते थे, तो वो गृहस्थों से मांग करके खाते थे, और जो संघ का नियम था उसमें को फॉलो करते थे, एक रात से ज्यादा कहीं ज्यादा नहीं रुकना है, जो जो चीजें नियम होती थी उनके। तो उनका क्या था कि वो साल के पूरे साल भर वो भिक्षाटन नहीं कर पाते थे, क्योंकि साल के 3 से 4 महीना पूरा बिहार बाढ़ से डूबा हुआ है। तो भिक्षुक भी अगर किसी गृहस्थ के यहाँ पहुंचेंगे तो पहुंचना तो एक तो मुश्किल काम है, गांव वगैरह सब टापू में कन्वर्ट हो जाते थे, फ्लड इफेक्टेड एरिया था, और दूसरा बाढ़ के समय लोग अपना देखेंगे कि फिर कोई अगर आ रहा है उनके यहाँ तो कैसे खिलाएंगे, अपनी स्थिति उनकी अच्छी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो बौद्ध भिक्षुक होते थे उनके लिए जो बड़े बड़े जो व्यापारी होते थे या राजा होते थे या लैंडलॉर्ड होते थे, वो उनके लिए किसी पहाड़ के गुफा में या किसी ऊंचे जगह पे उनके लिए एक आश्रम टाइप का बना देते थे। लेकिन उनके जो संघ का नियम है वो ये कहता था कि एक जगह पे स्थायी नहीं रहना है, विशेष स्थिति हो तभी। तो नॉर्मल कंडीशन में वो उसमें नहीं रहते थे। वो बरसात के समय जून के मिड जून तक आते आते वो लोग लौट जाते थे, पता करते थे गांव वालों से, अगल बगल के लोगों से, या कोई रास्ते से कोई जा रहा है घोड़ा गाड़ी वाला व्यापारी तो पूछते थे कि बगल में कहां पे विहार है आपके आसपास में। तो कहीं ना कहीं बौद्धों के लिए बना होता था, और वहां जाकर के वो स्टे करते थे, और ये दुर्गा पूजा तक करते थे, ठीक है। और अगले 3 से 4 महीने वो यहाँ पे रहते थे। और चूंकि बौद्ध धर्म को प्रमोट कर रहे थे राजा महाराजा, लैंडलॉर्ड वगैरह सब, तो उनके लिए जगह जगह उन्होंने क्या बना दिए थे, बौद्ध विहार बना दिए थे, ठीक है। और यही बड़ी संख्या में जब मुगलों ने देखा, वो दिल्ली सल्तनत के दौरान जब आक्रमणकारियों ने देखा कि बड़ी संख्या में बिहार में क्या है, विहार है वहां पे, तो इसीलिए उस विहार को क्या कहा गया, बिहार कहा गया। तो भी का हो गया बी, और पूरे बाद में राज्य के लिए भी बिहार शब्द का प्रयोग इस क्षेत्र के लिए किया जाना संभव हुआ। इस बिहार में जो रहते थे, तो बाद में यही बिहार, कई सारे बिहार तो बाद में उजड़ गए। कई सारे बिहार ये हुआ कि राजा की कंडीशन पे डिपेंड है, अगर राजा बचेगा ही नहीं या उसकी इनकम कम हो जाएगी तो प्रमोट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसमें 4 महीना अगर भिक्षुक रह रहे हैं तो उनका रहने खाने की व्यवस्था, खर्चा चाहिए। तो राजा की अच्छी स्थिति थी तो विहार अच्छी थी। जिन राजा की बहुत अच्छी स्थिति थी वो विहार और बड़ा होने लगा, और उसी से बना महाविहार। महाविहार बनने का मतलब ये हो गया कि अगर भिक्षुक जो लोग होते हैं, जनरली जो परिवार छोड़ चुके होते हैं, वो लोग घूमते फिरते हैं और ज्ञान अर्जित करते रहते हैं, ठीक है। उनके पास एक्सपीरियंस होता है, तरह तरह के लोगों से मिलते हैं। जनरली गृहस्थ लोग कहीं नहीं जा पाते थे, दिन भर मेहनत करना, खेती करना। तो ये अलग अलग क्षेत्र में गए, अलग अलग लोगों से मिले, अलग अलग डिबेट में भाग लेते थे, तो इनके पास ज्ञान होता था। और इसीलिए जब ये सारे विद्वान इकट्ठा हो जाते थे तो अगले 4-5 महीना वहां पे 3-4 महीना क्या चलता था, डिबेट होती थी, बहस होता था, अच्छी चीजें निकल करके सामने आती थी, कंक्लूजन। तो उससे गांव वालों में उत्सुकता होने लगी, वो भी अपने बच्चों को भेजने लग गए, आसपास के लोग भी आने लगे उन चीज को सुनने के लिए। तो वो एक विहार जो है वो सिर्फ एक क्या कहते हैं उसको, एक शेल्टर नहीं बन गया, बल्कि वो एक एजुकेशन सेंटर भी बना।
क्योंकि एक साथ बहुत सारे अगर विद्वान इकट्ठा हो जाएंगे, आपके ही शहर में अगर कोई आएंगे तो आप देखने जाएंगे, उनसे मिलने जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से तो ये शेल्टर नहीं होकर के एक एजुकेशन सेंटर बना, और जब बहुत सारे विद्वान यहाँ पे रहने लगे तो इसको अस्थाई शिक्षा का केंद्र बना दिया गया। और उसमें जिस जिस समय जो थे, चाहे गुप्त की बात करें तो गुप्त काल में कौन थे? कुमारगुप्त, उन्होंने क्या बनाया? नालंदा। उसके बाद पाल काल में धर्मपाल, क्या क्या बनाए? और हाँ, उदंतपुरी। चलिए, वेरी गुड। तो इस तरह से ये जो विहार थे, ये सिर्फ न सिर्फ भिक्षुक के रहने के लिए थे, बल्कि ये सबके सब एजुकेशन सेंटर बन गए, और यहाँ पे प्रॉपर पढ़ाई होने लगी। और नालंदा वगैरह सब तो एक प्रॉपर यूनिवर्सिटी बन गई, जहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम भी होने लगे। मतलब नालंदा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए क्या करना पड़ता था? एंट्रेंस, और एंट्रेंस एग्जाम होता था ओरल। और एंट्रेंस एग्जाम में कौन आपका एग्जाम लेता था पता है? द्वारपाल होते थे, जो गेट पे जो वॉचमैन होते हैं। ठीक है, वो आपसे पूछते थे सवाल, अगर उनके सवाल के जवाब देंगे तब यूनिवर्सिटी के अंदर एंट्री होगी आपकी। इतने विद्वानों को बनाया जाता था द्वारपाल। तो वो था बिहार। ठीक है, तो वो स्थिति था उस समय, वॉचमैन ही पूछते थे उनको सवाल, और उसके बाद जाकर के एंट्री। तो ये बड़े बड़े एजुकेशन सेंटर बनने से पहले ये क्या थे? सिर्फ बरसात में एक शेल्टर का काम करते थे बौद्ध धर्म के जो भिक्षुक थे उनके लिए। और फिर जब अक्टूबर में नॉर्मल स्थिति हो जाती थी तो सब निकल जाते थे अपने अपने। राजा अपने अभियान में निकल जाते थे, नए राज्यों को जीतने के लिए, सीमा विस्तार के लिए। जो भिक्षुक होते थे वो निकल जाते थे, सन्यासी निकल जाते थे, लोग जो गृहस्थ लोग होते थे अपने रिश्तेदारों में आना जाना शुरू कर देते थे। ये सारी चीजें शुरू हो जाती थी उस समय। ठीक है, तो इस तरह से बिहार, विहार शब्द से क्या बना? बिहार बना। हाँ, तो बिहार इज द अपभ्रंश ऑफ द वर्ड विहारा, VIHARA, बिहार। बिहार इज द अपभ्रंश ऑफ द वर्ड विहारा व्हिच मीन्स एडॉब, जिसका अर्थ होता है निवास। आगे लिखिए, बौद्ध धर्म के प्रसार के समय, बौद्ध धर्म के प्रसार के समय, बौद्ध धर्म के प्रसार के समय बड़ी संख्या में बौद्ध विहारों का निर्माण किया गया। बौद्ध धर्म के प्रसार के समय यहां, यहां लिखिए, मतलब बिहार में, यहां बड़ी संख्या में बौद्ध विहारों का निर्माण किया गया। बौद्ध धर्म के प्रसार के समय यहां बड़ी संख्या में बौद्ध विहारों का निर्माण किया गया, जहां बौद्ध भिक्षु, जहां बौद्ध भिक्षु निवास करते थे, जहां बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। ड्यूरिंग द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, ड्यूरिंग द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, ड्यूरिंग द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, a large number of Buddhist vihara were built here. A large number of Buddhist vihara, VIHARA, vihar were built here, where Buddhist monks, resided, RESIDED, जहां पे रहते थे। ऐसे करके लिख लीजिए, RESIDED। आगे तो यही बाद में क्या बना? बौद्ध विहार जो है उसी से बिहार बना। और हम आप क्या बन गए? उसमें आई लग गया, बिहार। चलिए आगे, नेक्स्ट, आगे लिखिए। मोस्ट स्कॉलर्स बिलीव दैट, अधिकांश विद्वानों का मत है कि, मोस्ट स्कॉलर्स बिलीव दैट, अधिकांश विद्वानों का मत है कि, बिलीव दैट, मोस्ट स्कॉलर्स बिलीव दैट प्रोबेबली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेनी बुद्धिस्ट viharas, due to the presence of many Buddhist viharas here,
by Muslim rulers called Bihar, by Muslim leader, Muslim rulers called Bihar, ऐसे करके लिख लीजिए, by Muslim leader called Bihar. अब हिंदी वाले लिखिए, ठीक है, सेंटेंस थोड़ा सा नहीं बन पा रहा है, लिखिए, सेंटेंस सही है, सेंस बन रहा है, कुछ बन रहा है ना, चलिए लिखिए आगे. हिंदी में क्या लिखा? अधिकांश विद्वानों का मत है कि यहां बड़ी संख्या में बौद्ध विहारों की उपस्थिति के कारण, यहां बड़ी संख्या में बौद्ध विहारों की उपस्थिति के कारण इस क्षेत्र को मुस्लिम शासकों द्वारा बिहार कहा गया. मुस्लिम शासकों द्वारा बिहार कहा गया. लिखिए, इस क्षेत्र के लिए सबसे पहले बिहार शब्द का प्रयोग, इस क्षेत्र के लिए सबसे पहले बिहार शब्द का प्रयोग, इस क्षेत्र के लिए सबसे पहले बिहार शब्द का प्रयोग तबकात ए नाशिरी पुस्तक में मिलता है. इस क्षेत्र के लिए सबसे पहले बिहार शब्द का प्रयोग तबकात ए नासिरी, ये वाला श लगेगा, श ये वाला नहीं होगा, ये तबकात ए नासिरी पुस्तक में मिलता है. इंग्लिश वाले लिखिए, द फर्स्ट यूज ऑफ द वर्ड बिहार, द फर्स्ट यूज ऑफ द वर्ड बिहार, of Bihar, for this reason is found in the book तबकात ए नाशिरी, TAB, अलग अलग जगह अलग अलग स्पेलिंग रहता है. नासिरी, तबकात ए नाशिरी, TABAQAT, आई नाश, आई है, आई का मतलब ए होगा, नासिरी पारसी है, ठीक है, फारसी भाषा में लिखी गई, तबकात ए नासिरी, ठीक है. लिखिए, रिटन बाय, ब्रैकेट में लिख लीजिए, रिटन बाय किसने लिखा था जी? मिनहाज ए सिराज, मिनहाज MINHAJ, मिनहाज MINHAJ, मिनहाज डैश दे करके आई डैश दे करके सिराज, SIRAJ, सिराज. लिखिए, हाँ, मिनहाज ए सिराज, SIRAJ, सिराज, ठीक है. मिनहाज ए सिराज द्वारा लिखा गया, ब्रैकेट में लिख लीजिए, मिनहाज ए सिराज द्वारा लिखा गया, ठीक है. आगे लिखिए, ही कम टू इंडिया विद मोहम्मद गोरी, वह मोहम्मद गोरी के साथ भारत आया था. तो इंडिया विद मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी के साथ भारत आया था. यह बीपीएससी ने पूछा हुआ था. हाँ, बिहार हिस्ट्री कराएंगे डिटेल में तो वहां पे करा देंगे, ठीक है. बाकी चीजें, मोहम्मद गोरी का आक्रमण, बाकी सारी चीजें करा देंगे. हाँ, भारत आया था. हाँ, मोहम्मद गोरी बिहार तक नहीं पहुंचा था,
ठीक है, मोहम्मद गोरी बिहार तक नहीं पहुंचा था, और इसीलिए वो बिहार कहने का मतलब जब वो दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र में आया था तो उसको भारत के बारे में पता था कि पूर्व क्षेत्र में क्या है, बाकी लगभग एक आइडिया हो गया था। आगे नेक्स्ट, उसके बाद आगे हिस्ट्री में पढ़ाएंगे, डिटेल में करा देंगे। लिखिए 1390 ईस्वी में विद्यापति द्वारा 1390 ईस्वी में विद्यापति द्वारा 1390 ईस्वी में विद्यापति द्वारा रचित कीर्तिलता में भी 1390 में ईस्वी में विद्यापति द्वारा रचित कीर्तिलता में भी बिहार शब्द का प्रयोग किया गया है। हाँ, कीर्तिलता, कृति ने कीर्तिलता, कीर्तिलता, कीर्तिलता में भी बिहार शब्द का उल्लेख मिलता है या प्रयोग किया गया। द वर्ड बिहार इज ऑल्सो the word Bihar is also mentioned in Kirtilata written by Vidyapati in 1390, written by Vidyapati in 1390। हाँ 1390। यह है कीर्तिलता, आज भी इसका वो अवेलेबल है, नया संस्करण। आगे आगे नेक्स्ट, तो इसमें भी बिहार शब्द का प्रयोग किया गया। मुगलों के समय 1580 ईस्वी में, मुगलों के समय 1580 ईस्वी में, देखिए कैसे करके एक बिहार बन रहा है धीरे धीरे करके। मुगलों के समय 1580 ईस्वी में अकबर द्वारा इसे एक प्रांत बनाया गया। अकबर द्वारा इसे एक प्रांत बनाया गया। इट वॉज मेड ए प्रोविंस बाय अकबर। It was made a province. It was made a province by Akbar in 1580 during the time of Mughal. During the time of, तो अकबर के समय 1580 ईस्वी में क्या किया गया इसे? मुगलों के समय 1580 ईस्वी में अकबर द्वारा इसे एक प्रांत बनाया गया। आगे 1580 में तो बना दिया, और उसके बाद जाकर के आपको पता होगा कि 1707 में कौन थे? 1707 में औरंगजेब था। तो औरंगजेब की मृत्यु हो गई, और उसके बाद जाकर के फिर मुगल क्या हो गया? कमजोर पड़ गया। मुगल कमजोर पड़ गया, और उसके बाद जो औरंगजेब के ही टाइम में जो जो बंगाल में नवाब बने थे, वही बाद में क्या हुआ, वहां का सर्वे सर्वा बन गया, उसने सेंटर को टैक्स देना बंद कर दिया। तो फाइनली क्या हुआ कि अब स्थिति ये हो गई कि दिल्ली के राजा के पास इतना ताकत नहीं रह गया कि वो अपने प्रांत पे कंट्रोल कर सके, अपने प्रोविंस पे, और नवाबों से वो टैक्स ले सके, क्योंकि नवाब को इसलिए वहां पे रखा जाता था कि वो वहां पे रेवेन्यू वसूल करे, कलेक्ट करे, अपना जो खर्चा है वो भी रखे और बाकी सेंटर को भेज दे। लेकिन ये तभी तक होता था जब तक सेंटर के पास तलवार की ताकत होती थी। सेंटर अगर कमजोर पड़ गया, लाल किला तक ही सीमित रह गया, तो फिर उसके पास इतनी ताकत नहीं है कि प्रांत का मतलब है, देखिए दूर दराज में जो रिमोट एरिया में जो राजा होते थे ना, जो इन्हीं के अपने गवर्नर जो होते थे, नवाब वगैरह सब होते थे, या जो नियुक्त करके अपॉइंट करके जिस पोस्ट पे भेजते थे, उनको वहां पे बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, क्योंकि वहां पे जो लोकल पावर्स होते थे या वहां के जो वो होते थे बहुत सारे छोटे छोटे कबीले या अन्य चीजें, उनसे हमेशा लड़ना पड़ता था। तो वो तो एक्टिव रहते थे, तो इसीलिए उनके पास सेना होती थी। और सेंटर वाले कमजोर पड़ जाते थे। सेंटर वाले बाद में जब तक उनके राजा मजबूत होते थे, अलर्ट होते थे, तब तक तो ठीक है, लेकिन बाद में वो कमजोर हो जाते थे। और जैसे कमजोर हो जाते थे तो सारा संघर्ष वहां पे वो करेंगे, बंगाल में टैक्स वसूलेंगे, लड़ाई करेंगे, विदेशी कंपनियों का आना शुरू हो चुका है, उनसे संघर्ष कर रहे हैं, तो फिर आपको क्यों देंगे टैक्स? सवाल यह है, तो वो बगावत कर दे। तो 1773 में क्या हुआ कि बिहार, बंगाल जो प्रांत था, उसने फिर से बिहार को अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है, अकबर ने तो एक प्रांत बनाया था, मुगलों के समय बिहार एक प्रांत बना था, लेकिन बंगाल के जो नवाब थे उसने बिहार को अपने कब्जे में ले लिया। तो लिखिए
1580 हो गया, 1673 होगा मुझे लगता है ये, कि औरंगजेब तो 1700 उसमें था ना। हाँ 1707 में मरा था, ये थोड़ा सा ना फैक्ट डाउट लग रहा है इसको एज। अब इसको छोड़ दीजिए, वो हिस्ट्री में मैं करा दूंगा, इसमें डेट को लेकर के थोड़ा सा एग्जैक्ट वो हो रहा है, ठीक है, उसमें से देखना पड़ेगा कोई ऑथेंटिक बुक से कि क्या एग्जैक्ट डेट है इसका। अब देखिए क्या हुआ कि 1700 प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? 1756 में, 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई थी बंगाल में, ठीक है। एक तरफ सिराजुद्दौला था और उसके बाद जाकर के उधर की तरफ अंग्रेज थे, मीर कासिम उसके साथ मिला, मीर जाफर उसके साथ मिला हुआ था, ठीक है। उसके बाद फिर जाकर के बंगाल का शोषण शुरू होता है, बंगाल को अंग्रेजों के अंदर लाया जाता है इनडायरेक्टली, डायरेक्ट तो अगर देखें तो उसके अंदर रहता है मीर जाफर के अंदर, फिर मीर जाफर को हटा करके मीर कासिम को बनाया जाता है, फिर जाकर के 1764 में लड़ाई होती है, कौन सी? बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर होती है, फिर इलाहाबाद की ट्रीटी होती है। और उसके बाद जाकर के एक तरह से देखें तो ब्रिटिशर्स जो कि इंडिया में किस लिए आए थे? व्यापार करने आए थे। मेन वो इंडिया में आने का उनका मकसद क्या था? व्यापार करना था। हाँ टाइम हो गया है, ठीक है, हाँ ठीक है, एक बार अलर्ट कर दिए, 2-3 मिनट और है अभी, ठीक है। तो भारत में तो व्यापार करने आए थे, लेकिन व्यापार में दिक्कत क्या आ रही थी कि यहाँ के जो लोकल व्यापारी थे उनके साथ उनका क्या होता था? डिस्प्यूट होता था। और उस डिस्प्यूट में, उस विवाद में वो चाहते थे कि उनका कोई कंपटीटर ना रहे, वही सिर्फ व्यापार करके ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाए। तो ऐसी स्थिति में उनको क्या करना पड़ेगा? स्टेट को अपने अंडर लाना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा, या तो उनके राजा को कंट्रोल कीजिए। और उसी क्रम में क्या हुआ कि कई बार उनको नहीं चाहते हुए भी लड़ाई लड़नी पड़ी, और नहीं चाहते हुए लड़ाई तो लड़ी, लेकिन इनकी अपनी कमजोरियां थी जिसकी वजह से अंग्रेज जीत गए। और अब जीत गए तो उनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये आई कि वो शासन कैसे करेंगे, क्योंकि उनको बनाया ही गया था एक व्यापारिक कंपनी के रूप में। वो सेना उसके पास होती थी, लेकिन सेना क्यों होती थी? क्योंकि किसी भी अनजान देश में आप अगर व्यापार करने जाते हैं तो आप सुरक्षित 100% नहीं है, तो वो अपनी सुरक्षा के लिए सेना रखते थे। वो भारत में युद्ध लड़ने नहीं आए थे, लेकिन उनको अनजाने में युद्ध लड़ना पड़ा, जो सिचुएशन क्रिएट हुई तो उसमें युद्ध लड़ना पड़ा, और युद्ध में वो जीत भी गया। तो अब उनके सामने समस्या ये आ गई कि अब इसको कैसे शासन करेंगे। तो शुरुआत में उन्होंने क्या किया? तो शुरुआत में जो जो क्षेत्र थे जहां से ज्यादा लूटा जा सकता था, या ज्यादा से ज्यादा व्यापार की सुविधा हासिल करना चाहते थे ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाया जा सके, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि कुछ अपने लोगों को, मतलब ऐसे लोग जो उनके इशारे पे काम करे, उनको बैठाया गया। उसी में मिर्जा जाफर भी था, राइट। लेकिन ये चीजें ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई, क्योंकि इतने बड़े प्रांत में आप ऐसे व्यक्ति को बैठा देंगे जो बिल्कुल निकम्मा हो, और उनको कोई पावर नहीं देंगे, और आपके एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है, आपकी डिमांड रोज बढ़ती जा रही है, तो सारी चीजें कोलैप्स कर जाएगी। और जब कोलैप्स करेगी तो दिक्कत आपको भी होगी। तो इसीलिए अब जाकर के अंग्रेजों को जरूरत पड़ी रेगुलेट करने के लिए, यानी इन क्षेत्रों को कानूनी रूप से शासन करने के लिए अपने अंदर ला करके। और इसके लिए उनके पास कोई नियम या कानून नहीं था, क्योंकि वो एक व्यापारी कंपनी थी, सिर्फ व्यापार करने आई थी। उसी में से जो व्यापारियों में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स होते थे, जो व्यापार के लिए वहां पे अपॉइंट किए गए थे, उन्हीं को कोई कोई पोस्ट दे देते थे। ये काम चलाऊ था, उनको एक फुल टाइम एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत थी, क्योंकि बंगाल जो है वो रेवेन्यू का सबसे बड़ा सोर्स था, बिहार तक भी पहुंचा जा सकता था, वहां पे पोर्ट था, बंदरगाह था, ब्रिटिशर्स के बहुत सारे वहां पे फैक्ट्री खुल गए थे, यानी उनके जो वो थे वेयर हाउस वगैरह सब थे, ब्रिटिशर्स आके रहने लग गए थे। तो अब इस एरिया को उनको लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की जरूरत पड़ी, और इसीलिए 1773 में 1773 में लाया गया कौन सा एक्ट? रेगुलेटिंग। इसीलिए रेगुलेटिंग एक्ट का मतलब ये है कि अब रेगुलेट करने की जरूरत पड़ी उनको, अब सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि अब शासन में भी उनको जरूरत पड़ी, और इसीलिए ये लाया गया था। तो लिखिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में, 73 का एक्ट था, 74 में ये किया गया, 74 में 1774 ईस्वी में 6 स्थानों पर प्रांतीय कमिटियों का गठन किया गया। 6 स्थानों पर, 6 बनाए गए, 6 स्थानों पर प्रांतीय कमिटियों का गठन किया गया, जिसमें बिहार भी शामिल था, जिसमें बिहार भी शामिल था। लिखिए अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट 1773, अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट 1773, अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 प्रोविंशियल कमिटीज 6, ऐसे लिखिए, सॉरी लिखिए, प्रोविंशियल कमिटीज वेर फॉर्म्ड इन, provincial committees were formed in
formed in 1774 formed in 1774 at 6 places 6 स्थानों पर, कॉमा, इंक्लूडिंग बिहार। ये पूछा गया है 40वीं बीपीएससी में, इंक्लूडिंग बिहार। यानी अंग्रेजों के हाथ में जब बंगाल आ गया और 64 की लड़ाई के बाद बंगाल को इन लोगों ने कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन बंगाल में प्रॉब्लम्स बढ़ती गई, अकाल भी पड़ा, लॉ एंड ऑर्डर की भी प्रॉब्लम हुई, और बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो एक कंपनी ही थी और वो व्यापार कर रही थी, उनको शासन का अनुभव भी नहीं था, ना वैसे ट्रेंड करके उनके ऑफिसर्स भेजे गए थे। जो शुरुआत में जो जितने भी ब्रिटिश ऑफिसर्स आते थे वो क्या होते थे, वो व्यापार के एक्सपर्ट होते थे। तो एक ट्रेड करने वाली कंपनी के जो लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन दिया जाएगा, तो दोनों अलग अलग चीज हो गया ना, दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता है। तो वो उतने स्किल्ड नहीं होते थे और बंगाल की स्थिति खराब होती गई, और ब्रिटिशर्स चाहते थे कि बंगाल की स्थिति को वो उस लेवल पे नहीं खराब करना चाहते थे कि उनका खुद का व्यापार पे प्रभाव पड़े। बंगाल बना रहेगा तभी तो वो व्यापार करेंगे, तो उनको वहां पे रेगुलेट करने की जरूरत पड़ी। इसलिए 1773 में उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट और 6 कमेटी बनाई गई, अलग अलग 6 भागों में बांट करके पूरे बंगाल को, जिसको कंट्रोल क्या किया जाए, वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन की देखभाल की जाए। अभी तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में 1858 तक रही। अब धीरे धीरे 1800 उसके बाद क्या होना शुरू हो गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो धीरे धीरे शासन का भी काम सौंपने करने लग गई। कुछ क्षेत्रों में उनके व्यापार चलते थे और कुछ क्षेत्रों में जो लॉ एंड ऑर्डर होते थे वो मेंटेन करते थे, अलग अलग ऑफिसर्स वो अपॉइंट करने लगे। लेकिन 1858 में आपको पता होगा, 1857 की जब क्रांति हुई, तो 58 में पूरी तरह से ब्रिटिश महारानी ने क्या कहा कि आप शासन नहीं संभालेंगे, आपके बस की बात नहीं, आप व्यापार कीजिए, अपना व्यापार कीजिए, बाकी हमें डायरेक्ट दे दीजिए, ठीक है। तो उससे पहले आप देखेंगे तो गवर्नर जनरल कहा जाता था। तो गवर्नर जनरल जब इंडिया में आता था वो ईस्ट इंडिया कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव होता था, लेकिन इंडिया में वो क्या देखता था, एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखता था, ठीक है। तो ये 73 की घटना है। उसके बाद आज का लास्ट, उसके बाद उसके बाद फिर बिहार राज्य का आगे क्या हुआ देखिए। तो 6 समिति बनाई गई, तो इसका मतलब बिहार को अंग्रेजों ने भी एक रीजन के रूप में रिकॉग्नाइज किया। बंगाल को 6 भाग में बांट करके, एक 6 प्रांत में बांट करके अलग अलग कमिटी बनाई गई एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो बिहार को भी एक आइडेंटिफिकेशन मिला, बिहार नाम से एक एरिया को आइडेंटिफाई किया गया और उसमें भी एक कमिटी बनाई गई शासन के लिए। तो बिहार धीरे धीरे डेवलप हो रहा था। 1894 में एक उस समय प्रकाशित होती थी पत्रिका बिहार टाइम्स, ठीक है, सचिदानंद सिन्हा भी इनसे जुड़े हुए थे। तो 1894 में इसमें बिहार को एक अलग स्टेट, एक आर्टिकल लिखी गई थी और उसमें डिमांड की गई थी कि बिहार को एक बंगाल से अलग करके एक अलग से राज्य बनाया जाए। अभी तक वो बंगाल प्रांत की ही एक क्या था, एक कमेटी के अंदर था, 6 में से एक कमेटी के अंदर वो आती थी। तो लिखिए 1894 में प्रकाशित बिहार टाइम्स नामक समाचार पत्र में, 1894 में प्रकाशित बिहार टाइम्स नामक एक समाचार पत्र में, बिहार टाइम्स मतलब बिहार नाम से उन्होंने मैगजीन भी शुरू कर दिया था, न्यूज़पेपर भी। 1894 में प्रकाशित बिहार टाइम्स नामक समाचार पत्र में सर्वप्रथम बिहार को एक अलग प्रांत बनाने की मांग की गई। सर्वप्रथम बिहार को एक अलग प्रांत बनाने की मांग की गई। द फर्स्ट डिमांड वाज टू मेक बिहार ए सेपरेट वन। द फर्स्ट डिमांड was to make Bihar a separate one, या separate province, to make Bihar a separate province in a newspaper, inverted comma में ले लीजिए, बिहार टाइम्स, in a newspaper बिहार टाइम्स, inverted comma बंद कर दीजिए, published in 1894। अब देखिए 1894 में पहली बार ऑफिशियली डिमांड की गई थी, क्योंकि इंग्लिश में न्यूज़पेपर था, अंग्रेजों ने भी पढ़ा होगा, ठीक है, 1894 में, और सिर्फ 17 साल में सफलता मिल गई 1911 में। तो उसके बाद आगे के क्लास में, कल के क्लास में करेंगे कि आगे कैसे कैसे बिहार का एक आज का प्रेजेंट फॉर्म बना। उसके बाद फिर हम लोग आ जाएंगे फर्स्ट इन बिहार पे। तो थैंक यू। मेरी करोलबाग क्लास है तो मैं निकलता हूँ, ठीक है। कुछ डाउट्स वगैरह सब हो तो कल के लिए रख लीजिए, कल क्लास में पूछ लीजिए, ठीक है। कहाँ ढंग का कोई बुक ही नहीं है। हाँ ले सकते हैं कुछ।